फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं 6 सेमेस्टर के, जिनका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का, इसके चैप्टर फर्स्ट को हम कंप्लीट कर रहे थे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको है ना, ये जो यूनिट आपकी फर्स्ट है, इसका पार्ट फर्स्ट मैंने आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा रखा है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो एक बार उस वीडियो को देख लेना। बाकी अगर आप इस वीडियो को भी यहाँ से देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम इसके आयामों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको पता है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है और वैश्वीकरण को मतलब कहते क्या हैं, जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो के अंदर, वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि उसके अंदर हमने वैश्वीकरण है क्या, वैश्वीकरण की परिभाषाएँ और फिर जो अलग-अलग जो स्कॉलर्स होते हैं उन्होंने क्या डेफिनेशंस दी हैं वैश्वीकरण के बारे में, हमने उसके बारे में पढ़ा था। प्लस उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव और लाभ-हानि इनके ऊपर देखा था कि आखिर में वैश्वीकरण के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। ठीक है? तो अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये आपका पार्ट सेकंड होगा। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में आपको इसको प्रोवाइड करा दूँगी। आप जाकर वहाँ से पार्ट फर्स्ट इसका देख लेना। अब जैसे कि आपको पता है, मैं एक बार यहाँ पे दोबारा से इस वीडियो में आपको रिकैप कर देती हूँ कि हाँ, वैश्वीकरण को कहते क्या हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वैश्वीकरण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो विश्व, विश्व का मतलब होता है कि देश के वो विश्व के अंदर जितने भी देश हमारे देश आते हैं, जितनी भी हमारी कंट्रीज़ है उसे, और एकीकरण का मतलब होता है एक साथ। जितने भी देश हमारे मतलब जितने भी विश्व में जितने भी देश शामिल हैं, उनमें आपस में एकीकरण होना, आपस में सहयोग होना। जैसे कि आपको मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे कि हमारे हमारे देश का प्रोडक्ट किसी और देश में यूज़ हो रहा है या किसी और देश का प्रोडक्ट हमारे देश में यूज़ हो रहा है, या फिर वहाँ के कौशल, ज्ञान, वस्तुएँ, सेवाएँ, तो ये आपस में क्या करना है, इसका तालमेल अच्छा होना, इसी को हमने क्या कहा है, वैश्वीकरण कहा है। अब इस वीडियो में हम वैश्वीकरण के आयामों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके हम आर्थिक आयाम, राजनीतिक आयाम, तकनीकी आयाम और सांस्कृतिक आयामों के बारे में देखते हैं। ठीक है? और जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि वैश्वीकरण को ना बहुत से डिफरेंट डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है। एग्ज़ाम में आपसे वैश्वीकरण को कभी-कभी भूमंडलीकरण करके भी पूछ लेता है कि भूमंडलीकरण क्या है और भूमंडलीकरण के आयाम बताइए। ऐसे ही इसको हम और क्या कहते हैं, आपका जगतीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जगतीकरण। और तीसरा इसका नेम हो जाता है अंतर्राष्ट्रीयकरण। अगर इनमें से कुछ भी एक टर्म आपके एग्ज़ाम में आ जाती है और अगर आपको ना पता हो तो कई बच्चे क्या हो जाएँगे, कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि इसको हमने क्या कहा है। ओके, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्लेरिफ़ाई कर दिया कि वैश्वीकरण आखिर है क्या और वैश्वीकरण के जो अन्य नेम हैं वो क्या-क्या हैं। ठीक है? अब हम इसको आगे बढ़ते हैं वैश्वीकरण के आयाम के ऊपर। तो ये सब मैं आपको प्रीवियस ईयर में, अब जो प्रीवियस वीडियो थी आपके, उसमें मैंने आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवा दी थी। और मैं आपको बता रही थी कि इसकी, अगर जिन बच्चों को मतलब ये चाहिए होगा, इसके मैं लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, इसकी पीडीएफ की लिंक, आप वहाँ से इसको गेट कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका वैश्वीकरण के आयाम। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपके 4 आयाम हैं, इसमें हम एक-एक करके इन आयामों को देखते हैं। फर्स्टली आपका आर्थिक आयाम, दूसरा आपका राजनीतिक आयाम, और इसके अंदर ना आपका ये सामाजिक आयाम नहीं है, ये गलती से टाइप हो गया है, इसमें आपका तकनीकी आयाम है, ठीक है? तकनीकी आयाम। तो ये पढ़ेंगे हम इसके अंदर, क्योंकि आपके सिलेबस में ये वाला आयाम दे रखा है। वैसे होता ये भी आयाम है, सामाजिक आयाम भी होता है, बट आपके सिलेबस में आपको ये नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं आपको इसमें नहीं बता रही हूँ। बाकी ये आर्थिक आयाम, राजनीतिक आयाम, तकनीकी आयाम और सांस्कृतिक आयाम आपके जो सिलेबस है, आपकी जो बुक है, उसके अंदर ये 4 आयाम के बारे में डिस्कस कर रखा है। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इसमें लिख रखा है कि इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण आयाम आर्थिक आयाम है। अब इसको ऐसा क्यों कहा गया है कि ये जो आयाम है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मतलब कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, और जो आर्थिक आयाम होता है वो हमारी अर्थव्यवस्था को ही प्रभावित करता है। इट मीन जो वैश्वीकरण का सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है? हमारी आर्थिक स्थिति पे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई देश है, अपने प्रोडक्ट को हमारे देश में यूज़ करवा रहा है, या कोई कंपनी आकर हमारे देश में इन्वेस्ट कर रही है, हमारे देश में कंपनी स्थापित कर रही है, तो उससे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि जो वैश्वीकरण है, इसके कारण क्या होता है लाभ? रोज़गार में वृद्धि होती है। तो ये जो रोज़गार मिलता है, इससे क्या होती है? एक देश की एक अर्थव्यवस्था कैसी होती है? ग्रो करती है। तो इसलिए जो इनमें कहा गया है ना कि जो वैश्वीकरण का जो आयाम में सबसे महत्वपूर्ण आयाम जो हमारा है, आर्थिक आयाम है, ठीक है? तो हम इसको अभी अच्छे से जानेंगे कि आखिर में आर्थिक आयाम है क्या? जो वैश्वीकरण का एक मुख्य उद्देश्य भी है, क्योंकि जो वैश्वीकरण का मेन मोटिव क्या होता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारना, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है उसको बेटर करना। इसलिए जो वैश्वीकरण के उद्देश्य है ना, इसका मतलब मेन मोटिव वैश्वीकरण का यही है कि जो आर्थिक स्थिति है उसको बेस्ट करना। अगर ध्यान दिया जाए ना, तो दुनिया के सभी देश मुख्य रूप से आर्थिक उद्देश्यों
और हितों को पूर्ण करने के लिए ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर आपने जैसे देख भी रखा है कि अगर हम किसी और देश में कंट्रीब्यूट करते हैं या कोई देश हमारे अंदर कंट्रीब्यूट करता है किसी भी सामान को लेकर, तो वो करना क्या चाहता है, उनका आपसी हित जुड़ा रहता है उसमें, उनके आपसी प्रॉफिट जुड़े हुए होते हैं कि उससे क्या होगा, हमारे देश के लोगों को क्या होगा, फायदा होगा, उससे जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो क्या होगी, बेस्ट होगी। तो यही चीज़ है इसके अंदर लिखा हुआ है। और हालांकि इसके अन्य तीनों आयामों को भी नज़रअंदाज करना अनुचित होगा, कि इट मीन्स हम ये नहीं है कि अगर जो आर्थिक आयाम है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम बाकी जो 3 आयाम है, राजनीतिक आयाम, तकनीकी आयाम और सांस्कृतिक आयाम, इसको हम इग्नोर कर दें, क्योंकि ये भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ा प्रभाव डालती है हमारी किसी भी मतलब हमारी उसके ऊपर, हमारे जीवन स्तर पर। ठीक है, तो यही है जो कमाबोश बेश वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण पहलू हो, इनके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो आइए हम इसको अच्छे से जानते हैं कि आर्थिक आयाम आखिर है क्या। तो वैश्वीकरण का महत्वपूर्ण आयाम आर्थिक आयाम है। अब हम आर्थिक आयाम के बारे में देख रहे हैं, तो यही है कि इसमें बाजार, निवेश, उत्पादन एवं पूंजी का प्रवाह आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, कि एक चीज का दूसरी चीज मतलब एक देश से दूसरे देश में पूंजी का प्रवाह, कौशल, ज्ञान, इन सब का प्रवाह क्या होता है, हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो मेन आर्थिक आयाम के अंदर इसमें ही आता है कि इसमें क्या होता है, बाजार का। इट मीन्स आप देखते हैं कि बाजार, एक देश दूसरे देश के अंदर अपनी कंपनी को स्थापित करता है या फिर उसके अंदर इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट कैसे करता है, अगर मान लीजिए कि कहीं बाहर की कंपनी की जो वो हो जाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारे देश के अंदर आकर उसमें इन्वेस्ट करती है, पैसे इन्वेस्ट करती है। आपने सुन भी रखा होगा कई जगह पे कि हाँ, बाहर के देश के लोग हमारे देश के अंदर क्या करें, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा आर्थिक आयाम ही है। उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, या फिर जो पूंजी का प्रभाव होता है उसी को हमने आर्थिक आयाम के अंदर रख रखा है। विश्व के लगभग तमाम विकासशील और अविकसित राष्ट्रों के पास निवेश के लिए पूंजी का अभाव होता है। और आप जानते हैं विकासशील देश क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया क्या है, विकासशील देश है। क्यों, क्योंकि अभी ये विकास कर रहा है, अभी ये पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हुआ है। परंतु जो अमेरिका है वो क्या हो चुका है, वो डेवलप्ड हो चुका है। उसने अपनी एक तरीके से संसाधनों का इष्टतम प्रयोग कर लिया है। उसने अपने संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करते हुए अपने आप को एक तरीके से ऊंचाई की बुलंदियों पर पहुंचा लिया है। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, एक विकसित देश कहते हैं। परंतु जो हमारा भारत है वो कैसा है, एक विकासशील देश है। जो चीन है, चीन भी विकासशील देश में आता है, परंतु वो जल्दी ही क्या होने वाला है, एक तरीके से विकसित बोला जाता है कि वो हो जाएगा। तो यही है। और अविकसित देश तो मतलब कि जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं कर रहे हैं, जिनका एक तरह विकास भी अभी जारी नहीं है, वो स्टॉप्ड हो रखे हैं, उनके अंदर कोई भी गतिविधि इतने अच्छे तौर पे नहीं होती है। तो उनमें क्या होता है कि पूंजी का अभाव होता है। पूंजी का अभाव होगा तो उससे क्या नहीं होगा, एक तरीके से वो कहीं और ज़्यादा इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती है। तो यही है कि इस निवेश की कमी को पूरा करने के लिए इन राष्ट्रों में विदेशी पूंजी यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की चाहत लगातार बढ़ती जा रही है। तो यही होता है कि इनके पास पैसे कम होते हैं, तो ये क्या क्या चाहते हैं कि जो दूसरे देश की जो कंपनी है वो हमारे अंदर आकर क्या करें, इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्ट करेगी तो उससे क्या होगा, हमारे देश की जो विदेशी पूंजी है, फॉरेन कंट्रीज की जो फॉरेन करेंसी होती है उसमें वृद्धि होती है। तो हम क्या मानते हैं, अगर किसी भी देश के पास फॉरेन करेंसी ज़्यादा होती है तो उस देश को उतना ही ज़्यादा क्या कहा जाता है, डेवलप माना जाता है। तो यही है कि इनका एक तरीके से लोगों की एक चाहत हो जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश की चाहत लगातार बढ़ती जा रही है, ताकि वे अपने राष्ट्र का क्या कर सके, विकास कर सके। और ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने पूरे विश्व के व्यापार के घसीट लिया है। तो यही है कि ऐसी जो चाहत के कारण ही क्या हो रहा है कि हमारा जो देश है वो उस वैश्वीकरण की ओर बढ़ता जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो लोग हैं वो आकर इन्वेस्ट करें, और जब वो इन्वेस्ट करेंगे आकर तो उससे क्या होगा, विदेशी पूंजी बढ़ेगी, और जब विदेशी पूंजी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, उससे हमारे आर्थिक विकास होगा। तो मेन मोटिव लोगों का यही होता है कि हमारा जो आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेटर हो सके। अब इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में जान लेते हैं कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या होता है। जो वैश्वीकरण के जो आर्थिक आयाम है इसका क्या एक सकारात्मक प्रभाव है। तो इससे ये होता है ना कि वैश्वीकरण के कारण दुनिया के राष्ट्रों के बीच व्यापार काफी बढ़ा है। अब इसका एक पॉजिटिव पॉइंट कैसे हो गया, अगर वैश्वीकरण होता है आर्थिक स्तर पर तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि व्यापार में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। क्यों, क्योंकि जो दूसरे देश की जो कंपनी है वो हमारे देश में आकर इन्वेस्ट करेगी, तो उससे क्या होगा, व्यापारी तो बढ़ेगा ना, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जो रोजगार है वो भी, उसमें भी वृद्धि होगी। तो आप अगर आर्थिक आयाम में इसके लाभ के ऊपर आपको लिखना हो ना, तो आप लिख सकते हैं कि रोजगार में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि, ठीक है, पूंजी में वृद्धि,
इस टाइप से आप इसके लाभ को लिख सकते हैं। जब आपसे आर्थिक आयाम को विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, तो आप इसको इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आपको किस वे में लिखना होगा। मैंने तो आपको ये चीज़ ऐसा पैराग्राफ दे रखा है, बट आप इसको पॉइंट वाइज़ भी लिख सकते हैं। और हाँ, मैं एक बात आपको और बता देती हूँ कि मेरी 2 साल पहले मैंने वीडियो इसी के ऊपर, वैश्विक ऋण के ऊपर ही वो आपको प्रोवाइड कर रखी है। आप उस वीडियो को भी देख लेना, वो भी आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वो कुछ 12 मिनट की वीडियो 2x की स्पीड पे आप लगा के उसको ना आप देख लेना, वो बहुत मतलब आपको बेनिफिशियल रहेगी एज़ अ रिवीजन क्लास, ठीक है? तो यही है कि जिस कारण वैश्वीकरण में शामिल इन राष्ट्रों के बीच आपसी निर्भरता का भी काफ़ी बढ़ी है। इससे क्या होता है कि व्यापार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, और जब व्यापार में बढ़ोतरी होगी तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर इनकी क्या होगी, निर्भरता ज़्यादा बढ़ जाती है। अलग-अलग राष्ट्रों की जनता, व्यापार और सरकार के बीच जुड़ाव बढ़ता जाता है, और इस खुलेपन के कारण दुनिया के ज़्यादातर आबादी की खुशहाली बढ़ी है, और इस कारण से वैश्वीकरण के समर्थक इसको दुनिया के लिए क्या मानते हैं, वरदान मानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैश्वीकरण का कोई समर्थन देता है, कोई असमर्थन करता है। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण ने जहाँ रोजगार को बढ़ाया है, वहीं वैश्वीकरण ने क्या किया, रोजगार में कमी भी करी है। अब वो कैसे, मैंने आपको एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में दे रखा है, बट मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ एज अ क्लियरिफिकेशन आपकी, कि जैसे कि रोजगार में उसने कैसे वृद्धि करी है। आप कोई दूसरा देश हमारे देश में आकर इन्वेस्ट करता है, कोई वो लगाता है, कंपनी स्थापित करता है, तो जब कंपनी स्थापित करेगा तो वो बाहर की कंट्रीज के लोगों को तो लेकर आएगा नहीं इसके अंदर काम करने के लिए, वो हमारे देश के लोगों को वो काम देगा, उसके अंदर रोजगार देगा। तो एक तरीके से तो इसने क्या करा है कि इसने रोजगार में वृद्धि करी है। अब दूसरी तरीके से मैं बताती हूँ कि रोजगार में इसने कमी कैसे करी है। कि अब इसने क्या करा है ना, कि अगर जब बाहर की जो देश की जो कंपनी आकर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करती है, कंपनी स्थापित करती है, तो इससे क्या होता है, उसके अंदर प्रोडक्ट भी बनते हैं, और जब प्रोडक्ट बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं, मशीनों के थ्रू बनते हैं, और कम लागत में भी बन जाते हैं, मतलब कि कम कॉस्ट में भी बन जाते हैं, इतनी सस्ती भी होती है। और जो लोग अपने हाथों से अपने मतलब बिल्कुल कारीगरी करते हैं अपने हाथों से करके, तो वो प्रोडक्ट कितना भी तो महंगा होता है, और लोग क्या करते हैं, सस्ते प्रोडक्ट को चुनते हैं। अगर आपको भी मैं बोलूँ कि कोई सामान आपको ₹50 के बदले ₹25 में मिल रहा है, तो आप कौन-सा प्रेफ़र करेंगे? सॉरी, कौन-सा प्रेफ़र करेंगे? आप ₹25 वाला प्रेफ़र करेंगे। बेशक आपने उसकी क्वालिटी ये सब जानने की कोई आपको वो नहीं है, इंटरेस्ट ना हो। बट हाँ, आपको ये लगेगा कि मेरे ₹25 सेव हो जाएँगे, तो मैं ₹25 वाला क्यों ना सामान ले लूँ, जब मेरा इसमें भी ये काम बन जाएगा। तो वही होता है ना कि इससे क्या हो जाता है ना, जो कुटीर उद्योग होते हैं, जो छोटे उद्योग होते हैं, उनमें क्या हो जाती है, एक तरीके से कटौती हो जाती है। तो इस कारण से वो रोज़गार को क्या कहता है, छीनता भी है वैश्वीकरण। परंतु जो वैश्वीकरण के जो समर्थक है ना, इसको इन्होंने दुनिया के लिए एक वरदान माना है वैश्वीकरण के लिए, क्योंकि इसने क्या कहा है कि राष्ट्रों के बीच व्यापार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जो एक तरीके से आपस में जो लोग हैं, वो व्यापार के माध्यम से जुड़ाव महसूस करते हैं। इस खुलेपन के कारण दुनिया की ज़्यादातर आबादी क्या करती है, खुशहाली फ़ील करती है। तो ये एक इसका प्रॉफ़िट हो गया आर्थिक आयाम में, ठीक है? नेक्स्ट इसका प्रॉफिट हो जाता है वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम का, कि आज वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। मैंने ना आपको ये ना सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव करके पढ़ा दिया, बट अगर आप चाहेंगे ना पेपर में, आप सिंपली यूं भी लिख सकते हो कि आर्थिक आयाम के लाभ या हानि, इस टाइप से आप लिख के कर सकते हैं। ये फिर आर्थिक आयाम के प्रभाव क्या क्या हैं, आप ये पॉइंट्स डाल के पेपर में आराम से इस चीज लिख सकते हैं कि राष्ट्रों के बीच व्यापार बढ़ा है, या फिर आज वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले अलग-अलग राष्ट्र अपने यहाँ दूसरे राष्ट्रों से होने वाले आयात पर प्रतिबंध और भारी भरकम टैक्स लगाते थे। पहले क्या करते थे ना, जब वैश्वीकरण नहीं था, वैश्वीकरण मतलब कि उसको नेगलेक्ट किया जाता था। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा देश हम पे दबदबा ना बना ले, हम पे राज ना करने लग जाए, इस वजह से बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए जाते थे, या फिर जो आयात किया जाता था सामान, उस पे प्रतिबंध लगा दिया जाता था कि नहीं खरीदना है हमें दूसरे देशों से सामान। लेकिन अब ये प्रतिबंध क्या हो गए, कम हो गए हैं, जिसका यह लाभ हुआ है ना कि अमीर राष्ट्रों के निवेशक, जो अमीर जैसे जैसे अमेरिका देश हो गया, या फिर चीन हो गया, ये सब अब निवेशक जो होंगे, वो क्या करते हैं, गरीब राष्ट्रों में अपना पैसा लगाते हैं, खास करके विकासशील और अविकसित राष्ट्रों में, जहां मुनाफा क्या होता है, उनको अधिक मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो एक तो आबादी बहुत ज़्यादा होती है, और आबादी होती है तो प्लस वो लोग क्या करते हैं ना, उनको सस्ते वेजिस पे काम कर प्रोवाइड उनको कर देते हैं। तो इस कारण से जो वो होते हैं ना अमीर राष्ट्र, उनको वो काम उनका सस्ते में निपट जाता है, और सस्ते में जब निपट जाएगा तो उनको क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। तो इस कारण से जो अमीर देश होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो विकासशील देश हो गए या जो अविकसित देश हो गए, उनके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा क्या होता है, मुनाफा मिलता है। और इस निवेश से
इन पिछड़े राष्ट्रों में ढांचागत संरचनात्मक विकास होता है, तकनीकी और रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है। क्योंकि मान लीजिए अब ढांचा कैसे इनका सुधरेगा, कैसे? मान लीजिए कि कोई इन्वेस्ट करती है कंपनी, तो वहाँ का वो क्या देखेगी, हर चीज़ देखेगी कि वहाँ पे पानी की सुविधा हो, वहाँ पे बिजली सही हो, हर चीज़ वहाँ पे देखना पसंद करेगी, तभी वो वहाँ पे अपनी कंपनी को स्थापित करेगी। तो वो उस चीज़ में भी अपना मतलब कि अपनी कंपनी को स्थापित कर सके, वो कंपनी अच्छे से काम कर सके, तो वहाँ का क्या करते हैं, एनवायरनमेंट भी थोड़ा बहुत सुधारती है और टेक्नोलॉजी में भी वृद्धि करती है। तो इस कारण से ये कहा गया है ना कि जो पिछड़े राष्ट्रों में क्या हो जाता है ना, फिर इसके कारण ढांचागत संरचनात्मक विकास होता है, तकनीकी विकास होता है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, जिससे राष्ट्र विशेष की जनता का जीवन क्या होता है, जीवन स्तर भी ऊंचा उठता है। तो आर्थिक आयाम में आपने ये दो प्रॉफिट देखे कि एक तो व्यापार में वृद्धि होती है, ठीक है, दूसरा क्या होता है कि वस्तुओं के व्यापार में भी बढ़ोतरी होती है, कि वस्तुओं का आदान आयात निर्यात ईजिली हो पाता है, टैक्सेस कम लगाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो गरीब राष्ट्र है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होएगी, निवेश किया जाएगा, तो वहाँ की जो ढांचागत संरचना है वो सुधर जाएगी। मैं आपको ये पॉइंट्स इसलिए बार बार रिपीट करती हूँ, कई बच्चों को बहुत ज़्यादा इरिटेट भी लगता होगा, मैं मान सकती हूँ, बट मेरा मोटिव सिर्फ यही होता है कि आपके दिमाग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब बैठ जाए, ये ना हो कि आपने ये वीडियो देखी और आपको एज अ यूजलेस लगे ये वीडियो, आपकी ये यूजफुल वीडियो बने कि हाँ अगर आपने देखा है ना तो आपको अदर कुछ ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। आपके जब पेपर आप देंगे ना 101% मैं कह रही हूँ, आपको ये मेरी बातें ना बहुत अच्छे से याद आएंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर देने बैठेंगे ना तो आपको हर एक पॉइंट में से ना कुछ पॉइंट जोड़ के लिखना ज़रूर आएगा, इतना मैं 101% आपको बता देती हूँ, अगर आपने कुछ याद नहीं भी किया होगा तो। अब हम देखते हैं इसके थर्ड सकारात्मक प्रभाव को, कि वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया में विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब वैश्वीकरण के कारण पहले जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जिसकी लाठी उसकी भैंस होती थी, मतलब कि जिसके पास ज़्यादा धन, जिसके पास ज़्यादा कुछ रुतबा होता था, उसी का एक तरीके से उसी की बोलाबाली चलती रहती थी, परंतु वैश्वीकरण ने इस चीज़ को एक तरीके से समाप्त कर दिया। लेकिन आज सभी राष्ट्रीय व्यापारिक श्रम कानूनों से बंधे हुए हैं। इट मीन्स जो ये संगठन स्थापित हुए तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ ना कि सभी के लिए एक कानून बनाया गया। अब जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सबके लिए एक समान कानून बनाएगा। जो कानून एक अमीर राष्ट्र पे लागू होगा वही कानून एक गरीब राष्ट्र पे भी लागू होगा। तो यही चीज़ है कि इसने क्या करा है ना कि एक हमें एक कानून के सूत्र में बांध दिया है। लेकिन आज सभी राष्ट्रीय व्यापारिक व श्रम कानूनों से क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं, जिसका उल्लंघन करने पर जो विश्व समुदाय उस द्वारा उस राष्ट्र विशेष पर क्या किया जाएगा, आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अगर वो इन सब चीज़ों में कुछ मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उस पे बहुत सी चीज़ों पे क्या करा जाएगा, उनको प्रतिबंध लगाए जाएंगे, उन पे फाइन वो किया जाएगा, फाइन लिया जाएगा, इस टाइप से कानून बनाए दिए जाते हैं। तो सभी जो व्यापार जो देश होते हैं, व्यापारिक जो देश होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, इस कानून से बंधे हुए होते हैं। तो आपने देख लिया कि इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है। अब ऐसे हम इसके नकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं आर्थिक आयाम के, ठीक है। तो इसमें यही है कि वैश्वीकरण पूंजीवादी व्यवस्था मुक्त व्यापार खुला बाजार आधारित है। इट मीन्स अब वैश्वीकरण है तो इसके कारण क्या हो गया, आयात पर प्रतिबंध कम लगाए जाते हैं, टैक्सेस कम लिए जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है ना कि जो दूसरे देश होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है कि हम कहीं किसी भी देश में जाकर कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, कंपनी स्थापित कर सकते हैं। तो ज़्यादा खुलापन देना भी ये क्या हो जाता है, एक नेगेटिव पॉइंट्स की ओर ले जाता है। जैसे कि आप जानते हैं ना कि अगर ज़्यादा आज़ादी आपको मिल जाए आपके घर वालों से, तो आप एक मतलब खुले उसकी तरह हो जाएँगे, मतलब खुले पर्सन हो जाएँगे कि हाँ, आपको किसी के ऊपर आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, तो आप किसी की बात मानना भी प्रेफ़र ज़्यादा नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर आपके माँ-बाप आपको बिल्कुल मतलब सही से आपको फ्रीडम दें, आपको जहाँ जाना जेन्युइन है वहाँ पे आपको भेजें, जहाँ नहीं जाना जेन्युइन है वहाँ पे आपको ना भेजें, तो आप इससे क्या होते हैं, एक कानून से बंधे हुए होते हैं और प्लस आप इतने ज़्यादा खुले उसके विचार के भी नहीं हो पाते, नॉर्मल रहेंगे कि हाँ, आपको पता है कि आपकी सीमाएँ क्या हैं, आपके प्रतिबंध क्या हैं, आपको क्या फ्रीडम है, क्या फ्रीडम नहीं है। तो सेम यही है ना कि अगर मान लीजिए कि अगर वैश्वीकरण के कारण बहुत ज़्यादा अनुमति मिल जाती है कि जहाँ मर्ज़ी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि ये तो हमारा ही है, हम पे क्या करने लग जाएँगे। अगर यहाँ पे हमें सस्ते वेजेस उनको मिल रहे होते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या एक यही तो हो रखा है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी, व्यापार करने आई थी। परंतु उन्होंने क्या देखा कि यहाँ के जो लोग हैं मासूम से हैं, यहाँ पे वो कम वेजेस में काम करवा लेते हैं। आप समझ रहे हैं वेजेस का मतलब वेतन या मजदूरी में काम करवा लेते हैं। तो इस टाइप से उन्होंने हम पे क्या करना है, अपना दबदबा बना दिया। तो इसलिए जो वैश्वीकरण है ना, इसमें एक नकारात्मक ये भी पॉइंट है कि ये वैश्वीकरण के कारण बहुत ज़्यादा खुलापन हो जाता है। तो क्या होता है ना कि मुक्त व्यापार
एवं खुला बाजार की नीति ने यहाँ व्यापार के लिए रास्ते खोले हैं, वहीं रास्ते में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे विकसित राष्ट्रों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील राष्ट्रों में अपना क्या कर रही हैं, पांव जमा लिए हैं। तो वही करते हैं, अगर ज़्यादा खुलापन दे दिया तो वो अपने क्या करने लग जाते हैं, अपने पाँव जमाने लग जाते हैं किसी विकासशील देश के अंदर। अगर हम ज़्यादा फ्रीडम दे देते हैं इन सब राष्ट्रों को, तो वो क्या करेंगे, अपनी कंपनियां बहुत ज़्यादा स्थापित करने लग जाएंगे हमारे देश में। और जब स्थापित करेंगे तो यहाँ के जो लोग बेचारे, जो छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग होते हैं उनके, उनका तो पूरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा भी वैश्वीकरण के कारण ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि ज़्यादा खुलापन हो जाता है और इनके क्या हो जाते हैं, अपने पाँव जमा लेते हैं, जहाँ नुकसान की भरपाई के लिए मुख्य रूप से राष्ट्र ही क्या होता है, जिम्मेवार होता है। जबकि फायदा बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां ले जाती हैं। जो फायदा होगा वो अपना बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां स्थापित होंगी वो अपना अपने पास रखेंगी। ये तो नहीं ना कि आपकी गवर्नमेंट को देगी, वो हमारी सरकार को तो वो मिलता नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए इसमें लिख रखा है कि स्वरूप आप भारत में घटी भोपाल गैस त्रासदी की घटना को देख सकते हैं। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो आप अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे कि किस टाइप से जो ज़्यादा फ्रीडम दे दी जाए तो क्या करेंगे, अपने पाँव जमा लेती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, और उन वो अपना जो प्रॉफिट होता है वो अपने पास लेकर आराम से चली जाती है। तो एक इसका नेगेटिव पॉइंट ये है आर्थिक आयाम में। अब ये आर्थिक आयाम का चलन है, इसलिए आर्थिक आयाम के ऊपर ही बात की जाएगी, इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर, व्यापार हो, पूंजी का प्रवाह हो, निवेश हो, इन्वेस्टमेंट हो, इस चीज़ के ऊपर। जब सांस्कृतिक आयाम पढ़ेंगे तो संस्कृति के ऊपर होगा कि कैसे जो विदेश हैं, विदेश के जो लोग हैं, उन्होंने हमारे ऊपर अपनी छाप छोड़ दी है। जैसे अब जीन्स वीन्स हम पहनते नहीं है, बट पहनते नहीं थे, बट अब क्या हो गया, इसका चलन चलने लग गया। या जो मोमोस या जो चाउमीन ये सब आप खाते हैं, तो ये तो क्या है, ये विदेशी प्रभाव तो हम पे पड़ रहा है ना। तो ये सांस्कृतिक आयाम हो जाता है। इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ेंगे। एक तरफ तो ये अच्छी चीज़ भी होती है, दूसरी तरफ ये बुरी चीज़ भी होती है। तो अभी ये जो सांस्कृतिक आयाम जब मैं आपको पढ़ाऊंगी उसके अंदर पढ़ाऊंगी। अभी मेरा मोटिव यहाँ पे आपको इसलिए बताने का था कि हाँ, आप इसको अच्छे से कोरिलेट कर पाए कि क्यों हम आर्थिक आयाम के अंदर इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को देख रहे हैं। सकारात्मक आपने देखा कि व्यापार में वृद्धि होती है, रोजगार में वृद्धि होता है, और वस्तुओं के प्रभाव में वृद्धि होती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, निवेश में वृद्धि होती है, ठीक है, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। ऐसे ही नेगेटिव पॉइंट्स इसके हो जाते हैं कि ज़्यादा खुला बाजार इनको मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैश्वीकरण के कारण जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां राष्ट्र में आती हैं, वहीं छोटी छोटी देशी कंपनियां क्या हो जाती है, स्थानीय स्तर पर होने वाले लघु व कुटीर उद्योग। आप समझ सकते हैं लघु और कुटीर उद्योग क्या होते हैं। जैसे कि पहले के टाइम पे जो वो कलाएं होती थी, इट मीन जो हाथ से बनाए हुए जाते थे। आपने देख रखा होगा कि हाथ से पंखा भी बुना हुआ जाता था, या फिर हाथ से जो गेट बनते हैं घरों में, जो सजावटी गेट होते हैं, ये बनाए जाते थे। परंतु अब क्या हो गया, अब तो मशीनें आ गई हैं, मशीनों के थ्रू ये काम हो जाता है ईजिली वे में। तो इस कारण से क्या होता है ना कि अगर ज़्यादा खुलापन दे दिया जाए, अगर ज़्यादा वैश्वीकरण हो, तो उससे क्या होगा ना कि जो कुटीर उद्योग है इनकी गुणवत्ता, मतलब कि ये भी एक तरीके से नष्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे तकनीक और गुणवत्ता की रेस में पिछड़ते हुए समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यही है। और ऊपर वाले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था कि ज़्यादा खुलापन दिया जाएगा तो वो एक तरीके से हम पे अपना क्या कर लेंगे, पाँव जमा लेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि दोनों पॉइंट्स में बहुत डिफरेंस है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में उत्पादन बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा बड़े स्तर पर किया जा रहा है। जिस काम को जहां पहले कई कई लोग मिलकर करते थे, आज उस यह मशीनें क्या करती थी, उन कामों को आसानी से कम समय में और कम लागत पे भी करती है। जब आपको कोई सामान कम कॉस्ट पे मिलेगा तो आप महंगी चीज़ों को नहीं प्रेफर करेंगे खरीदना। तो इस कारण से क्या होता है ना कि जो छोटे कुटीर उद्योग होते हैं वो तो अपनी इतनी मेहनत से बनाते हैं, हर एक सामान को बड़ी बारीकी से बुनते हैं और उसका कुछ ना कुछ बनाते हैं, तो उनको ज़्यादा कॉस्ट भी लग जाता है उस काम को। परंतु जो मशीनें करती हैं वो ईजिली वे में कर देती हैं, ईजी कर देती हैं, आसानी से कर देती हैं, तो उसमें कम लागत होती है। तो यही है जिसके कारण जो विकासशील राष्ट्रों में एक बड़ी जनसंख्या के सामने बेरोजगारी की क्या हो जाती है, समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो यही इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आपका नकारात्मक पॉइंट का था। थर्ड आपका हो जाता है वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोजगार के अवसर कैसे कम हो गए। आप है ना ये सारे पॉइंट है ना एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं। अगर कुटीर उद्योग समाप्त हो रहा है, कुटीर उद्योग समाप्त हो रहा है, तो इट मीन्स क्या हो रहा है, रोजगार में भी कमी हो रही है। परंतु आपको पेपर में इसको मैनेज वे में करके लिखना होगा। जैसे कि मैंने आपको इस नोट्स में प्रोवाइड हर चीज़ कर रखी है कि जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया भी कि हाँ, इससे क्या हो रहा है, कुटीर उद्योग ये सब समाप्त होते जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका नेगेटिव पॉइंट्स में था
कि ज़्यादा ये क्या कर रहे हैं, अपना पाँव जमाते हुए जा रहे हैं, है ना? जो मुक्त व्यापार हो रहा है तो। अब थर्ड पॉइंट आपको यही आ जाता है कि रोज़गार में कमी हो जा रही है, रोज़गार के अवसर कम हो रहे हैं। इसलिए गरीब राष्ट्रों की अधिकांश जनता क्या होती है, असंगठित क्षेत्रों में काम करने के लिए विवश हो जाती है, जहाँ पर उत्पादकता एवं जीवन स्तर में काफ़ी निम्न होता है। तो ये मजबूरन ही काम करना पड़ता है। अब कोई भी इंसान भूखा तो रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ वो काम ज़रूर करेगा, चाहे वो संगठित क्षेत्र में करे या फिर असंगठित क्षेत्र में करे। यहाँ यहाँ रोजगार से जुड़ा एक तथ्य यह भी है कि वैश्वीकरण मुख्यतः वस्तु, पूंजी, तकनीक और श्रम के स्वतंत्र प्रभाव पर आधारित होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि जो वैश्वीकरण है ना, उसमें वस्तु हो गई, पूंजी हो गई, ज्ञान हो गया, कौशल हो गया, श्रम हो गया, तकनीकें हो गई, इन सबका एक तरीके से स्वतंत्र प्रभाव ही वैश्वीकरण कहलाता है। होती तो वैश्वीकरण इसी के ऊपर प्रभावित है, वो प्रभाव इसी के पर आधारित होती है, परंतु जो वह है ना विकसित देश है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका हो गए, तो ये सब क्या, ये विकसित देश हैं। वो क्या करते हैं ना कि जो चौथा अंग होता है श्रम, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि वैश्वीकरण किस पर आधारित होती है, वस्तु, पूंजी, तकनीक, वो इन तीनों चीज़ों का तो बहुत अच्छे से वो कर लेते हैं आदान-प्रदान। परंतु जो चौथा अंग जो श्रम होता है ना, वो इसको अनदेखा कर देते हैं। इट मीन्स वो दूसरे देशों से, जो दूसरे राष्ट्रों से रोजगार की तलाश में आने वाले जो प्रवासी होते हैं, मान लीजिए कि भारत के जो लोग हैं, अब वो गए काम करने के लिए अमेरिका में। अमेरिका में काम करने के लिए गए ना, तो वो इस टाइप से रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं ना कि यहाँ पे उसको काम करने नहीं देते हैं। वो नकारात्मक रवैया अपनाते हैं और अपनी जो कठोर वीज़ा नीति होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि वीज़ा बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम हो जाता है, तो इस नीति का उपयोग करना, इस पर नियंत्रण करते हैं। तो इस एक तरीके से कहा जाए तो ये क्या कर रहा है, वैश्वीकरण कोई हमें रोज़गार भी इतने अच्छे से प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा, रोज़गार भी कम हुए हैं। तो यही है इसके अंदर कि वैश्वीकरण होता तो इस पे ही आधारित है कि वस्तु का वो हो, प्रभाव हो, पूंजी का प्रभाव हो, तकनीकों का, ये सब तो इन चीज़ों का प्रभाव कर पाते, परंतु श्रम का प्रभाव नहीं कर पाते। किस तरीके से, वो अपनी वीजा नीति का प्रयोग करके वो क्या कर देते हैं, हम पे वो नकारात्मक रवैया अपनाते हैं और क्या नहीं करते, रोजगार लोगों को प्रोवाइड नहीं होता, तो लोग कैसे रह जाते हैं, बेरोजगार रह जाते हैं। अब हम नेक्स्ट आयाम है आपका तकनीकी आयाम। दूसरा जो आयाम है वो कौन सा आपका, तकनीकी आयाम। अब इस आइए अब हम इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है कि वैश्वीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसका उदय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि वैश्वीकरण तभी पॉसिबल है जब क्या हो, ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी होती है। क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास टीवी है, आज के टाइम पे मोबाइल है, इंटरनेट है, इसी के थ्रू हम क्या कर पाते हैं, कोई भी मान लीजिए इंटरनेट के थ्रू आप कहीं पे भी बैठे रहते हैं, कहीं भी किसी भी देश का आपको सामान चाहिए होता है, तो आपके पास वो ईजिली अवेलेबल हो पाता है। किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप उसकी नॉलेज गेन कर पाते हैं। तो एक तरीके से जो वैश्वीकरण में ना प्रौद्योगिकी ने ना अपनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम इसके ना सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव को देखते हैं। तो जैसे कि इसमें लिख रखा है कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों ने दुनिया को वास्तव में एक वैश्विक ग्राम बना दिया है, क्योंकि आपस में इसको इसने क्या कर दिया है ना, प्रौद्योगिकी ने मतलब कि जोड़ दिया है, एक देश को दूसरे देश के साथ आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर दिया है। किसके थ्रू हुआ ये पॉसिबल, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो पाया है। संचार व्यवस्था में आई क्रांति ने विश्वव्यापी संपर्क को काफ़ी तेज कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे संचार जो कम्युनिकेशन जो उसमें भी क्रांति आई, जैसे ही कम्युनिकेशन के जो माध्यम है वो बढ़े, तो उस कारण से भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ, हम हमारे अंदर हमारे आसपास क्या होने लगे, संपर्क तेज हो गया, और टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गए, इंटरनेट सिस्टम और वेबसाइट के माध्यम से लोगों, व्यापारियों एवं राजनेताओं में मानो कोई दूरी ही नहीं रह गई है। इसी के माध्यम से आज कहीं पे भी आप कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं पे भी बैठे हो, कुछ भी चाहिए हो, आप इजीली अपने पास क्या कर सकते हैं, उसको अवेलेबल कर सकते हैं। तो इसलिए हम एक दूसरे को क्या करते हैं, कनेक्टिविटी फील करते हैं। जैसे कि आप अगर पहले के टाइम को सोचिए कि जब लोगों के पास टाइम वो नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था, तो कैसे लोग रहते थे, एक मतलब लेटर लिख के जिंदा रहते थे। देखा जाए तो पहले लेटर चलते थे, लेटर लिखा करते थे। परंतु आज क्या है, अगर आपका मान लीजिए कि आपके भाई बहन आपसे दूर रहते हैं, या आपकी मम्मी आपसे दूर रह रही है, आप पढ़ने के लिए कहीं और गए हुए हैं शहर में, बट आज आप उनसे क्या कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, मोबाइल के थ्रू इजिली कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी जी नहीं क्या कर रहा है, वैश्वीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। तो यही है कि आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के किसी भी कोने में होने वाले कार्यक्रमों में
क्या कर सकते हैं, सक्रिय भागीदारी कर सकते हैं और इससे हमारे समय व धन दोनों की बचत होती है। आपको ये नहीं है कि ट्रैवल करके कहीं और जाना हो। अब आपने कोरोना के टाइम में ही देखा था कि कोरोना के टाइम में जो मोदी जी थे वो कितना ज़्यादा कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, है ना, कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहे थे, ऑनलाइन सब चीज़ चल रही थी। तो ये चीज़ क्या है, जो प्रौद्योगिकी है उसने हमारे वैश्वीकरण को बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्या कर दिया, एक वैश्विक ग्राम बना के रख दिया है। इट मीन्स एक पूरा विश्व एक ग्राम के तौर पे बन के रह गया है। इट मीन्स एक दूसरे में कनेक्ट होके हो रखा है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस टाइप से प्रौद्योगिकी के सकारात्मक प्रभाव है हमारे वैश्वीकरण के अंदर। ऐसे ही सेकंड पॉइंट है कि प्रौद्योगिकी के विकास ने राष्ट्र की क्षमता को भी बढ़ाया है। अब राष्ट्र की क्षमता को इसने कैसे बढ़ाया है, तो राष्ट्र अपने अनिवार्य कार्य जैसे कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, बाहरी आक्रमण से राष्ट्र की सुरक्षा करने जैसे मामलों को बेहतर और अधिक प्रभावशाली तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो हर क्षेत्र में क्रांति आई है। अगर आप देखें कि एजुकेशन के क्षेत्र में भी क्रांति आई है। कैसे, पहले लोग क्या करते थे कि पैसे ट्यूशन फीस देते थे, ट्यूशन फीस के माध्यम से फिर वो वहाँ पे जाते थे। एक तो उनका धन भी खर्च होता था, फिर वो ट्रैवल करके वहाँ पे जाते थे तो उनका समय भी खर्च होता था और फिर जाके वो ज्ञान को अर्जित कर पाते थे। परंतु आज के टाइम पे क्या है, आज आप अगर यही वीडियो देख रहे हैं तो आपको कैसे ये मिल पा रहा है, ये एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति आई है तभी ना। टेक्नोलॉजी की क्रांति के कारण ही हर चीज़ क्षेत्र क्या हो गया, एक तरीके से बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। तो ऐसे ही इसलिए कहा है ना इसने कि राष्ट्र की क्षमता को भी बढ़ावा मिला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इनकी शक्तियों को भी एक तरीके से क्या कहते हैं, इसको विस्तारित कर दिया है। अब बाहरी जो आक्रमण होते हैं वो भी हमें कहीं दूर बैठे हुए कहीं से भी नॉलेज मिल जाती है इसकी। या जो फिर कानून व्यवस्था बनाए रखना है, अगर मान लीजिए कि पुलिस है, पुलिस को कोई कानून व्यवस्था बनाए वो करना है, स्प्रेड करनी है न्यूज़ को कि हाँ ये लोगों के बीच में ये न्यूज़ फैला दी जाए, तो वो क्या करेगा, आज के टाइम में व्हाट्सएप पे हर जगह क्या कर देगा, इसको सेंड कर दिया जाएगा, किसी वेबसाइट पे कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, या फिर किसी उसके थ्रू माध्यम के थ्रू लोगों के बीच में क्या करा जाएगा, इसको पहुंचाया जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों में फिर उस चीज़ को, वो लोग उस न्यूज़ को पढ़ेंगे तो उनमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जो टेक्नोलॉजी है उसने बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है। या फिर सुरक्षा के क्षेत्र में या फिर अधिक अन्य क्षेत्र में भी इसने क्या कर लिया है, अपना एक तरीके से प्रभावशाली तरीके से ये करता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास का प्रभाव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिखाई देता है। आज घातक से घातक बीमारियों का इलाज ढूंढ कर मानव को स्वास्थ्य रखने के लिए उपाय उपाय ढूंढ लिए जाते हैं। आज जो चिकित्सा के क्षेत्र में भी क्रांति आई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति आई है, वैसे चिकित्सा जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसमें भी बहुत ज़्यादा क्रांति आई है। क्योंकि आज आप मान लीजिए कि आपको हमारे देश में किसी मशीन की कमी है, परंतु हमें नॉलेज है, पता चल रहा है, दूसरे देश से हमें पता चल रहा है कि हाँ ये टेक्नोलॉजी वहाँ पे है, तो हम वहाँ से उसको क्या कर पाते हैं, खरीद लेते हैं और अपने देश में भी उस चीज़ को प्रोवाइड करवा पाते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम घातक से घातक बीमारियों को क्या कर पा रहे हैं, इलाज पॉसिबल कर पा रहे हैं। इसका प्रभाव हमें कृषि, परिवहन और शिक्षा के क्षेत्र में भी हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों के रूप में देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जो वो है टेक्नोलॉजी है उसने कैसे एजुकेशन के क्षेत्र में या फिर कृषि के क्षेत्र में या परिवहन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में क्या किया, एक तरीके से मतलब क्रांतिकारी आई है। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि कैसे। अब जैसे कि आप देखते हैं आजकल कि जो कृषि के लिए, जो सिंचाई के लिए वो सिंचाई होती है, तो वो भी कैसे, किस माध्यम से आजकल हो रही है। आप देख लोगे कि ड्रोन के माध्यम से दवाई का छिड़काव हो रहा है, या फिर सिंचाई की वो पानी मतलब ड्रिप किया जा रहा है, या नई नई तकनीकों का यूज़ किया जाता है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। जैसे जैसे टाइम के साथ साथ वैज्ञानिक नई नई चीज़ों का आविष्कार करते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, हर चीज़ में मतलब परिवर्तन आ रहा है। चाहे फिर वो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में ही, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि गूगल मीटिंग के थ्रू आप अगर आपकी टीचर घर पे भी बैठी है तो आप उनसे हर एक टॉपिक को ईजिली समझ पाते हैं। या फिर स्कूल जब बंद हो गए थे कोरोना के टाइम पे भी, उस टाइम पे भी क्या होती थी, गूगल मीटिंग चलती रहती थी और उसके थ्रू क्या कर पाते थे, जो स्टूडेंट्स होते थे वो अपनी लाइव क्लास को घर पे लेते थे। या फिर आप ये भी देख सकते हैं, आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो आप मेरी वीडियोस किसके थ्रू देख पा रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू। आपके पास मोबाइल है, ये टेक्नोलॉजी के थ्रू ही तो पॉसिबल हो पाया ना कि मैं कहीं और हूँ और आप कहीं और हैं, और फिर भी इतने लाखों बच्चे क्या कर पाते हैं, इस वीडियो का मतलब कि अपना ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। तो ऐसी परिवहन के क्षेत्र में भी, तो हर एक सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी है उसने क्या किया है, क्रांतिकारी परिवर्तन लाई है। अब हम देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको इसमें बता भी दिया कि राष्ट्र की क्षमता को भी बढ़ाया जाता है टेक्नोलॉजी के थ्रू, उनके विकास में। या फिर जो वैश्विक ग्राम बनता जा रहा है कि जो एक दूसरे से लोग बहुत ज़्यादा क्या हो पा रहे हैं, इंटरकनेक्टेड हो पा रहे हैं, किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया है,
ये आपके ओनली टेक्नोलॉजी के कारण। अब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी हर एक चीज़ का होना बहुत ज़्यादा लाभदायक भी होता है, परंतु कहीं न कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते ही होते हैं। वैसे ही जो टेक्नोलॉजी है वो तो है कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल आज के टाइम पे अगर देखा जाए, तो अगर टेक्नोलॉजी ये चीज़ें ना रहे, इंटरनेट ना रहे, मोबाइल ना रहे, तो हमारी जो जीवन है वो आधा अधूरा माना जाएगा। परंतु इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव भी हैं। अब वो कैसे? जैसे आजकल आप देखते हैं कि साइबर क्राइम, इन सब चीज़ों के बारे में आप बहुत सी न्यूज़ेस देखते होंगे कि हाँ, साइबर क्राइम हो रहा है, या बहुत मतलब आपने अगर क्या क्राइम पेट्रोल करके कुछ वो टीवी पे आते हैं सीरियल्स वीरियल्स, इनके बारे में भी आपने ज़रूर देख रखा होगा। तो ये किसके थ्रू हो पाया है? ये जो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, जिसका लोग क्या कर रहे हैं ना, आजकल बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं, और उसी मिसयूज़ के कारण जो प्रौद्योगिकी है वो हमारे लिए एक तरीके से क्या कर पा रही हो पा रही है, एक अभिशाप भी बनती जा रही है। तो यही है कि सूचना क्रांति के इस दौर में साइबर क्राइम या सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा होने वाले आर्थिक अपराध चिंता के नए विषय बन गए हैं। अगला विश्व युद्ध, जैसे कि आपको मैंने बताया कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, कि एक बहुत ज़्यादा अपराध जो है ये चिंता का विषय बन गया है, और अगला जो विश्व युद्ध है ना वो साइबर युद्धों का ही हो सकता है। अगर जो लोगों का कहना है ना, कि जैसे कि आपने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो आपका कब से कब तक हुआ था, ये आपको हुआ था 1913 से 14 से लेकर 18 के बीच में हुआ था, ठीक है। ऐसे ही आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो वो कब से कब तक हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध आपका, ये आपका 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। ऐसे ही आपका शीत युद्ध हुआ। तो लोगों का क्या कहना है ना, कि अब ये जो अगला विश्व युद्ध होगा ना, वो अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग होगा, मतलब कि वो क्या किसका हो सकता है, जो दूसरा विश्व युद्ध होगा वो शायद से साइबर युद्धों का हो सकता है, और दुश्मन राष्ट्र की समूची रक्षा प्रणाली को घर बैठे ध्वस्त किया जा सकता है, कि उसको क्या कर सकते हैं, उसकी सब चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत से हैकर्स होते हैं, जो किसी का पासवर्ड हैक कर लेते हैं, या किसी के मोबाइल को हैक कर लेते हैं, उनकी उनके अंदर का डाटा निकाल लेते हैं। तो ये वही बोला गया है ना, कि अगर इस टाइप का जो युद्ध होगा ना, उसमें क्या होगा ना, कि जो दुश्मन राष्ट्र है ना, वो क्या करेगा, घर बैठे ही उसकी क्या कर देगा, उसको ध्वस्त कर सकता है, उसको हरा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा मतलब वो हो रही है, मतलब डेंजरस है, अगर उसको सही तरीके से यूज़ ना किया जाए। इसका एक और महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव यह है कि आतंकवाद के विस्तार में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। जो आतंकवाद बढ़ रहा है, इसमें भी इसने बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है। और जो ये आपका आतंकवाद है ना, आतंकवाद का आपके ऊपर है ना, यूनिट 3 जो है आपकी पूरी आतंकवाद के ऊपर है, उसमें भी हम आतंकवाद के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, तो मैं वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करूँगी। तो यही है कि आतंकवाद के विस्तार में इसकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है, और सैटेलाइट फ़ोन हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया आदि का इस्तेमाल आतंकवादियों ने आतंक फैलाने के लिए किया जाने लगा है, कि एक एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को आतंकवादी बनाना है, तो इस टाइप से इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करना है। मोबाइल फ़ोन हो, आपका इंटरनेट हो, या फिर आपका सेल फ़ोन हो, कुछ भी हो, इसके थ्रू बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, आतंकवाद को बढ़ाया जा रहा है। तो इसका एक ये भी साइड इफ़ेक्ट है। एक तो है कि आपका एक तरीके से क्या हो रहा है, आपका साइबर क्राइम इस टाइप का दौर चल रहा है, कि इस टाइम पे क्या हो रहा है, जो अपराध है वो चिंता का एक विषय बनता जा रहा है। तो इसलिए जो लोग हैं वो क्या कहने लगे हैं, कि इसका जो अगला विश्व युद्ध होगा ना, वो शायद से साइबर युद्धों का भी हो सकता है, ठीक है। तो यही बात कही गई है। अब नेक्स्ट इसका नकारात्मक प्रभाव ये है कि शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है, कि मतलब कि जो शिक्षा के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ने के कारण लोग क्या कर रहे हैं आजकल, अगर आप देखते होंगे कोरोना के टाइम से, कोरोना जब से हुआ था उसके बाद से क्या होने लग गया है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा क्या करने लग गए हैं, फ़ोन का यूज़ करने लग गए हैं। जो छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करने लग गए हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखें खराब हो रही हैं, उनका जो मानसिक जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है, और वो क्या कर रहे हैं, वो आउटडोर प्ले खेलने मतलब आउटडोर गेम खेलने से ज़्यादा वो इंडोर गेम को प्रेफर कर रहे हैं, क्यों, मोबाइल के थ्रू। तो इसलिए जो इसने ना एक तरीके से शिक्षा के को भी एक तरीके से सही तरीके से नहीं छोड़ा है। इसका साइड इफ़ेक्ट ये भी है। आज शिक्षा एक आयामी होता जा रहा है। मैं साइड इफ़ेक्ट नहीं कहूँगी, इसको नेगेटिव पॉइंट्स हम कहेंगे, नेगेटिव इफ़ेक्ट कहेंगे। ये मेरे मुँह से गलती से, जैसे दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है ना, कि इन सब चीज़ों का, ये मेरे मुँह से निकल जा रहा है, तो आप इसको नेगलेक्ट करना। बाकी आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, कि हाँ, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या-क्या हैं। आज शिक्षा का एक आयामी आयामी होता जा रहा है। आज शिक्षा संस्थाएँ व्यावसायिक शिक्षा को प्रमुखता दे रही हैं, कि हाँ, आजकल आप देख रहे हैं कि अगर हमें शिक्षा पढ़ाई भी जा रही है ना, तो आज का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू हमें ये करा जा रहा है ना, कि हाँ, हम किसी व्यवसाय में जुड़ सकें, हम अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकें। अगर आप आजकल की स्टडी को देखेंगे, पहले क्या होता था कि 10th के बाद आप क्या ले पाते थे,
सिर्फ ओनली क्या कर पाते थे कि आपको अगर साइंस स्ट्रीम में जाना है तो आपके पास साइंस के सब्जेक्ट होंगे, कॉमर्स में जाना है तो आपके पास मैथ्स और बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स, ये सब होगा, और अगर आप आर्ट्स में जाते तो आपके पास क्या होगा, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब हो जाता था। बट आज के टाइम पे क्या हो गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने की वजह से अब आपको जो विषय आपको पढ़ने में आपकी जिस सब्जेक्ट में रुचि है आप वो सब्जेक्ट ले पा रहे हैं। तो यही बात कही गई है ना कि जो आज का जो शिक्षण जो संस्थाएं है ना वो क्या कर रही है, व्यावसायिक शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है, कि जिससे कि क्या हो सके, जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, वो क्या कर सकते हैं, एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। क्योंकि जब एक व्यक्ति अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है ना तो वो बहुत से लोगों को क्या करता है, वो रोजगार भी देता है, वो बहुत से लोगों के लिए एक रोजगार का माध्यम भी बनता है। इसलिए जो आज के जो शिक्षाएं संस्थान है वो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा जोर देती है, जो बाजार के लिए उपयोगी कौशल प्रदान कर सके। आजकल के छात्र बीए, एमए करने की जगह 10वीं व 12वीं पढ़ाई करते समय आईआईटी या पॉलिटेक्निक की तैयारी में जुट जाते हैं। आपने देख रखा होगा कि आज के आप सब में से भी बहुत से बच्चों ने क्या कर रखा होगा, आईटीआई कोई कर रहा होगा, वो आईआईटी कोई कर रहा होगा, या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा होगा, और वहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं। जबकि सामाजिक विज्ञान से संबंधित विषय जैसे इतिहास हो गया, राजनीति हो गई, राजनीति विज्ञान जैसे विषयों पर सरकार और जनता क्या कर रही है, उदासीन प्रतीत होती दिख रही है। अब इन सब जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। आजकल आप देखेंगे तो जो ट्रेंड में चल रहा है कि हाँ, कि कोई क्या कर रहे हैं, बीए में एडमिशन, अब ये सब लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। कोई बीएड कर ले रहा है, कोई डीएड कर रहा है, या फिर कोई पॉलिटेक्निक में जा रहा है। परंतु जो पहले के जो ये सब्जेक्ट हैं आपकी, जो राजनीतिक से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, इतिहास हो गया, राजनीतिक विज्ञान, इसमें सरकार ने भी अपनी कोई ज़्यादा अहम भूमिका नहीं निभा रही है। इसकी एक और आलोचना यह भी है ना कि वैश्वीकृत विश्व में विज्ञान तकनीकी के विकास की सबसे भारी कीमत हमारे पर्यावरण को ही चुकानी पड़ती है। क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता है, जब कोई चीज़ आविष्कारित होती है तो उससे ज़्यादा वो हमारे पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा क्या कर रही होती है, दूषित कर रही होती है। कोई भी अगर मशीन आप स्थापित करते हैं, मशीन मान लो आपने फैक्ट्री में लगाई, वो मशीन बहुत हद तक हमारे पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को क्या करती है, हार्म पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत पर रिक्तीकरण, ग्लोबल वार्मिंग जैसे परिणाम वैश्वीकरण की ही देन है, समझे। क्योंकि जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ रहा है तो बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, बाहर के देशों से अपने देश में मशीनें मंगा रहे हैं, और भी बहुत सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। पर्यावरण में जो CO2 की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। जब CO2 की मात्रा इंक्रीज़ होती है तो उसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, गर्मी बढ़ती है, तो उसके कारण फिर बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं भी आती है, बाढ़ आता है, सुनामी आती है, या फिर क्या होता है, ओजोन जो गैस है, जो ओजोन गैस नहीं, ओजोन जो लेयर है जो हमारे समताप मंडल में पाई जाती है, उसमें क्या हो रहा है, छिद्र दिखाई देते हैं आजकल, ये बोला जाता है। ठीक है, तो यही है कि ये बहुत ज़्यादा हमारे क्या कर रहा है, वैश्वीकरण की ही देन है। जो हमारा पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा है ये भी वैश्वीकरण के कारण ही हो रहा है। तो आप इसके नेगेटिव इफेक्ट्स में आसानी से लिख सकते हैं कि तकनीकी प्रभाव के क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे, क्या वो थे, आपके पॉजिटिव पॉइंट्स थे। तो आपको मैंने बहुत ईजिली बता दिया है, पर्यावरण नुकसान हो रहा है, साइबर क्राइम की वो देखी जा रही है, लोगों में जो आतंकवाद है वो फैल रहा है बहुत ज़्यादा इसके माध्यम से। तो यही बात इसके अंदर कही गई है। विकास की इस अंधी दौड़ में शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के नाम पर विश्व विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, जब वैश्वीकरण फैल रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, गांव से शहरों में आ रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं तो शहरों में रहने के लिए लोगों को जगह भी तो चाहिए। तो जगह चाहिए तो वो क्या करेंगे, वनों की कटाई करेंगे, वनों की कटाई करेंगे तो जब वन कट जाएंगे तो वो क्या नहीं कर पाएगा, वायु को हमारी शुद्ध नहीं रख पाएगा, और जब वायु शुद्ध नहीं रहेगी तो उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो यही आपस में सब चीज़ें क्या हो रही है, कोरिलेट कर रही होती हैं। ये वैसे आपका ईवीएस का सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से आप कोरिलेट कर पाएंगे कि किस टाइप से कि पेड़ कटने की वजह से हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है, एनवायरनमेंट खराब होने से हमारा जो ओजोन लेयर है उसमें भी खराबी आती है, जो कि हमेशा चिंता का विषय रहा है। इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव गरीब राष्ट्रों की जनता, खासकर किसानों व आदिवासियों के जीवन पर पड़ा है। कभी कभी क्या हो रहा है ना कि मेरी स्पीड थोड़ी तेज हो जाती है, क्योंकि कोई टॉपिक होता है ना बहुत इजी सा होता है तो वो मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि इन शॉर्ट वे में, मतलब स्पीड में वे में बोल देती हूँ। तो आप थोड़ा सा उसको स्लो अगर स्पीड करके देख सकते हैं तो देख लेना, अदरवाइज इतना तो वैसे अंडरस्टैंडिंग होगा। आप इसको 2x की स्पीड पर बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। बाकी नॉर्मल स्पीड पे देखना, आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। कोई भी ऐसा टॉपिक चीज़ नहीं है, एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो मैंने आपको छोड़ रहा हूँ। अगर बाई चांस फिर भी कुछ वर्ड्स रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो आपकी। ठीक है, अब हम देखते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। अब वैश्वीकरण का सांस्कृतिक पे भी बहुत ज़्यादा हमारा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल भी दिया था, कहीं पे आपको मैंने कोई टॉपिक समझाई थी तो
कि सांस्कृतिक प्रभाव कैसे पड़ रहा है। जो आजकल जो युवा पीढ़ी है वो क्या कर रही है, आजकल जो लड़कियां जैसे जीन्स टॉप पहनती हैं, है ना, या फिर स्कर्ट पहनती हैं, या वन पीस जो ड्रेसेस चल रही होती है वो उसे पहनते हैं, तो वो सब क्या है, वो हमारा कल्चर नहीं था। हमारे कल्चर में ऐसी चीज़ें नहीं थी। हमारे कल्चर में अगर आपने देख रखा होगा कि पहले के जो लोग होते थे ना, अगर लड़कियां 14 साल तक, 14 से बड़ी साल की हो जाती थी, मतलब 14 साल से ऊपर हो जाती थी, 14+ हो जाती थी, तो वो उस टाइम से ही साड़ी पहनने लग जाती। अगर आप अपनी परदादी से अगर आप पूछेंगे ना, उनसे पूछना कि उनका टाइम पीरियड किस टाइप से था, क्योंकि मैंने खुद अपने परदादा से पूछा था, तो ये चीज़ें मुझे उनसे पता है। और वैसे हमने बुकों में भी ये चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो यही है कि वैसे तो आजकल लोगों की लाइफ भी इतनी ज़्यादा वो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोगों के तो दादा दादी भी नहीं होते होंगे। परंतु पहले के जो लोग होते थे ना, बहुत ज़्यादा अच्छा खाना खाते थे, हेल्दी वो खाते थे, फूड खाते थे। तो उसकी वजह से उनकी जो जीवन शैली होती थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी और बहुत टाइम तक जीते भी थे। तो ये चीज़ क्या होती है ना, तो पहले क्या होता था, हम सब हमारी जो संस्कृति है उसमें साड़ी, धोती, कुर्ता, पजामा, ये सब था। परंतु ये जो हमने क्या कर लिया, ये हमने अडॉप्ट करा है किसकी संस्कृति से, बाहरी संस्कृति से। तो यही है कि वैश्वीकरण का है ना, हमें हमारी संस्कृति पे भी पड़ता है, वैश्वीकरण का प्रभाव हमारी संस्कृति पे भी पड़ता है। जैसे हमारे आर्थिक उस पर पड़ रहा था, आर्थिक प्रभाव पड़ रहा था कि रोजगार में वृद्धि हो रही थी, लोगों को निवेश मतलब बढ़ रहा था, निवेश में वृद्धि हो रही थी, ठीक है। और वैसे ही आपकी तकनीकी में भी हमने देखा कि हमें सूचना ज़्यादा मिल रहा है, हमारी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ रही है, हमारी कृषि क्षेत्र में क्रांति आ रही है, और जैसे साइबर क्राइम की वो घटना बढ़ती जा रही है, या फिर आतंकवाद बढ़ रहा है। तो ये वैश्वीकरण के प्रभाव थे, तकनीकी प्रभाव। ऐसे ही वो वैश्वीकरण के अब सांस्कृतिक प्रभाव को हम देखते हैं। तो विभिन्न राष्ट्र तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच संपर्क की संगठनता ने पर संस्कृति से जुड़ाव रखते हुए दूसरे देश की संस्कृति को ग्रहण करने लगते हैं। इट मीन्स क्या है कि अगर आपस में अगर आप अपने, जैसे एग्जाम्पल में बताती हूँ ये लाइन का मतलब क्या है, कि जैसे आपका एक मित्र है, आपका दूसरा मित्र है, ठीक है। तो अगर जो तीसरा मित्र है ना, जो उनकी आपसी मतलब क्या होते हैं, इनमें आपसी में संगठनता होती है, आपसी में मेल मिलाप होता है, आपसी में क्या होता है, इनमें जुड़ा होता है। तो इनमें कुछ क्वालिटी है ना अपनी एक दूसरे दोस्त से आ जाती है। अगर एक दोस्त आपका बहुत अच्छे से पढ़ता है, लिखता है, सब कुछ करता है, अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करता है, ये करता है, तो दूसरा व्यक्ति अगर वो बुरा भी रहेगा ना, तो भी वो क्या कर लेता है ना, उस गुणों को अर्जित कर लेता है। या फिर कोई व्यक्ति बहुत बुरा होता है, तो उसका जो अच्छा मित्र भी होगा ना, वो भी बुराइयां सीख लेता है। तो यही चीज होती है कि अगर एक राष्ट्र के बीच में संपर्कता बढ़ रही है, मतलब आपसी संबंध बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होता है ना, दूसरे देश की जो संस्कृति को क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। इससे पश्चिमी व भारतीय संस्कृति का समन्वित स्वरूप सामने आया है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल भी लिख रखा है कि भारत में जींस पहनावा या अंग्रेजी बोलने जैसे तरीकों को अपनाया गया है। आज के टाइम पे आप देखेंगे तो इंग्लिश कितनी ज़्यादा मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो चुकी है अपनी लाइफ के लिए। तो वैसे ही पहले नहीं होता था, पहले लोगों को नहीं भी आती थी ना अंग्रेजी, तो कोई वैल्यू नहीं रखती थी, मतलब कोई वो नहीं था। परंतु आज के टाइम पे इन दिस टाइम बहुत ज़्यादा जो इंग्लिश है वो क्या करती है, वैल्यू रखती है आवर लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के लिए। इसका प्रभाव जीवन शैली, खान पान, रहन सहन, पहनावे, भाषा शैली आदि में भी दिखाई देता है। आप देखते हैं कि आपका जो पहनावा हो गया, या जो हमारे आजकल जो फूड कल्चर होता जा रहा है, जैसा फूड का हमारी संस्कृति बनती जा रही है। आप देखते हैं चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब खाते हैं लोग आजकल। या फिर जो एकाकी परिवार प्रणाली को भी बढ़ावा मिला है। पहले जो हमारे भारत देश में हमारा जो परिवार होता था वो कैसा होता था, संयुक्त परिवार आता था, जिसमें दादा दादी, नाना नानी, दादा दादी, आपके माता पिता, आपके चाचा चाची, आपके ताऊ ताई, ये सारे मिलजुल कर एक साथ रहते थे। परंतु आजकल क्या हो गया है, दादा दादी कहीं और रहते हैं, पापा मम्मी कहीं और जो चाचा चाची है वो कहीं और रहते हैं। तो यही हो गया कि हमने कहाँ से ये जो अमेरिका या अदर जो कंट्री जैसे देश होती है ना, जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है, वहाँ पे ऐसी प्रणाली चलती है कि बच्चे कहीं और रहते हैं। जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो अपना खुद मतलब अपना वो करने लग जाते हैं, काम धंधे करने लग जाते हैं, उनको पेरेंट्स बिल्कुल अलोन कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं उनको। परंतु आज के टाइम में हमारे भारत संस्कृति में भी ये देखने को मिलता है, चाहे फिर वो रहन सहन में हो, पहनावे में हो, या फिर एकाकी परिवार में हो, ठीक है। ऐसे ही वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव और भी देखने को मिलता है कि वैश्वीकरण के कारण जो रूढ़िवादिता का अंत हुआ है। जो पहले के जो लोग थे, जैसे आपको पता है कि पहले लोगों को विधवा जो लोग औरत हो जाती थी, उसकी जिंदगी कितनी ज्यादा बुरी हो जाती थी। परंतु आज क्या हुआ है, वैश्वीकरण ने ये एक अच्छा काम भी किया है। अगर मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स लिखने को बोलूँ ना, उसमें भी आप ये पॉइंट्स को लिख सकते हैं, सांस्कृतिक प्रभाव में लिख सकते हैं, और अगर अलग से डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस पूछे जाएं उसमें भी आप लिख सकते हैं कि इसने क्या किया, वैश्वीकरण ने
रूढ़िवादिता का अंत किया। जो लोगों की पहले की जो पुरानी धाराएं जो चलती आती थी कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना ठीक होगा, ये करना नहीं ठीक होगा, तो इसका भी इसने एक तरीके से अंत कर दिया, क्योंकि जो हमारे विचार हैं वो भी क्या हो गए हैं, एक तरीके से खुले हो गए। हमारे विचारों का भी आदान प्रदान होता है, तो हमारे जब विचारों का आदान प्रदान होगा तो उनकी जो विचार है, जो उनकी जो अच्छी बातें हैं वो भी तो हम अडॉप्ट करेंगे ना। तो यही चीज़ है कि इसने क्या कर दिया है, रूढ़िवादिता का अंत कर दिया है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण से विदेशी त्योहारों का भी प्रचार हुआ है। जैसे विदेशी त्योहार में कैसे आपकी जो क्रिसमस डे है, अब वो भारत की संस्कृति में नहीं था, ये बाहर से ही क्या किया है, अडॉप्ट किया गया है। जैसे मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल लिख भी रखा होगा कहीं पे। त्योहारों का वह प्रचार प्रसार देखने को मिला है, जिसकी वजह से अब एक रूपता देखने को मिलती है। क्रिसमस हो गया या अदर्स भी बहुत से त्यौहार हैं जो हम नहीं मनाते, परंतु हमारे भारत में अब इन चीज़ों को मनाया जाने लग गया है। वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों की संस्कृतियां यूरोपीय तथा अमेरिका की संस्कृति के अनुसार क्या होती जा रही है, ढलती जा रही हैं। फास्ट फूड कल्चर पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका की ही देन है। जो फास्ट फूड का कल्चर हो रहा है पश्चिमी देश हमारा है ना अमेरिका, तो वही पश्चिमी संस्कृति को क्या कर रहे हैं, भारत जो है अपनाता जा रहा है। या इसको इसे सांस्कृतिक साम्राज्यवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसका क्या है, साम्राज्य मतलब संस्कृति का क्या होता है, साम्राज्य बनता जा रहा है। भारत का शास्त्रीय संगीत भी अनेक देशों में पसंद किया जाता है, और ये सब केवल वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। आजकल आप देखते होंगे कि जो कृष्णा के भी बहुत से भक्त हैं जो बाहर की कंट्रीज़ में हैं, जो अमेरिका हो गया या अदर जो भी कंट्री होती है, वहाँ पे अगर आपने देख रहा होगा इस्कॉन टेम्पल्स की बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती रहती है। तो ये सब किसके कारण पॉसिबल है, वैश्वीकरण के कारण, क्योंकि प्रौद्योगिकी ने इन सब चीज़ों का जो आदान प्रदान है वो बहुत अच्छी तरीके से किया, जिसके कारण जो लोग हैं वो इन चीज़ों को क्या कर पाते हैं, अडॉप्ट कर पाते हैं, चाहे फिर हम हो या फिर जो बाहर के जो देश हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल मैंने लिख भी दिया कि जो आजकल वो शास्त्रीय जो संगीत है वो भी जो बाहर की जो देश हैं उनमें पसंद किया जाता है बहुत ज़्यादा। वर्तमान समय में सभी देशों की संस्कृतियां आपस में घुलनशील हो गई हैं। उदाहरण के लिए लोग उन त्योहारों को भी धूमधाम से मनाने लग गए हैं जो उनके लिए नहीं है, जैसे कि न्यू ईयर हो गया, क्रिसमस हो गया। अब जो 1 जनवरी है वो आप मनाते हैं, हमारा अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो 1 जनवरी हमारा न्यू ईयर नहीं होता है, हमारा क्या होता है। तो यही है कि परंतु जो आज लोग हैं वो इसे क्या करने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा उल्लासपूर्वक बनाने लग गए हैं। अब और जैसे महाराष्ट्र में जो लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग जो गुड़ी पड़वा होती है ना, गुड़ी पड़वा इसी को अपना फर्स्ट न्यू ईयर मानती है। तो हमारी जो हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से इसी दिन को हमारा क्या होता है, 1 जनवरी स्टार्ट हो जाती है एक तरीके से। परंतु जो हमने क्या कर रखा है, ये हमने 1 जनवरी हमने बाहर की संस्कृति के से इसको ले रखा है और इसी को हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। देखती हैं आप लोग कि 31 दिसंबर को बहुत ज़्यादा मतलब उल्लासपूर्वक कोई भी जो जो साल चल रहा होता है उसका क्या करते हैं, अलविदा देते हैं। ऐसे ही वैश्वीकरण से भारत में पश्चिमी संस्कृति बढ़ने लगी है। जैसे पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, नीली जीन्स, मॉल, ये सभी पश्चिमी संस्कृति के ही क्या है, संकेत हैं, जो कि अमेरिका इन सब देशों से हमने क्या किया, अडॉप्ट किया है। अब हम देखते हैं वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। अभी हमने क्या देखे थे, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव, कि हमारी संस्कृति पे वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं कि हमारी राजनीति पे वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। राजनीति के ऊपर भी हमारी वैश्वीकरण का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब देखते हैं कि कैसे। तो वैश्वीकरण के प्रभाव के बावजूद भी राज्यों की शक्तियाँ कम नहीं हुई है। ऐसा कहा जाता है ना कि वैश्वीकरण के कारण राज्यों की शक्तियों में कमी आ गई है, परंतु ऐसा क्यों कहा जाता है इसके बारे में अभी आपको बताऊंगी। एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि राज्य की शक्ति में कमी आई है, ठीक है। राज्य की शक्ति में कमी आना किसके कारण, वैश्वीकरण के कारण। और दूसरा यहाँ पे इसने ये भी बात कर दी कि इसके कारण क्या नहीं हुई, राज्य की शक्तियाँ कम नहीं हुई हैं। राज्य अपनी इच्छा अनुसार कार्यों को करने या ना करने के लिए निर्णय लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें ये एक बात कही जाती है ना कि राज्य अपनी वो जो राज्य की शक्तियाँ वो कम इसलिए होती जा रही है ना, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट कर रही है, हमारे देश में आकर प्लांट लगा रही है। इट मीन्स अपनी कंपनी को स्टैब्लिश कर रही है। तो उनमें जो उनका निर्णय होगा वो राज्य नहीं कर सकता, उसका जो फैसला होगा वो राज्य नहीं करता। जो कंपनी का जो ओनर होता है वही उसके फैसले को लेने ना लेने के ऊपर उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो इसलिए कहा जाता है ना कि जो राज्यों की शक्तियों में वैश्वीकरण के कारण कमी आई है, परंतु आप देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जो भी रूल, क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं कि जो भी नियम कानून सरकार द्वारा लागू किए जाते हैं वो सभी लोगों द्वारा क्या होते हैं, मान्य होते हैं। वो सभी लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। इसलिए क्या कहा गया है कि राज्यों की शक्ति कम नहीं हुई है। राज्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य को करने या ना करने के लिए निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट आपका कि लोकतंत्र, मानव अधिकार, सुशासन आदि पर बेहतर प्रभाव हुआ है।
राज्य के शासन चलाने में बहुत ही आसानी और लाभ भी मिली है। जो देश पहले मानव अधिकारों का सम्मान नहीं करते थे, लोकतंत्र को नहीं मानते थे या उस देश की शासन व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो वैश्वीकरण के आने से इन सभी क्षेत्रों में क्या हुआ, लगातार बदलाव आया है। तो यही है कि वैश्वीकरण ने इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा वर्क किया है कि राजनीतिक स्थिति कैसे उसने सुधारी, राजनीति पे इसका प्रभाव कैसे पड़ा। एक तो कि इसने राज्यों की शक्तियों में कोई कमी नहीं आई है अगर इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को देखा जाए, और वहीं अगर नेगेटिव पॉइंट्स देखे जाए तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि राज्यों की शक्ति में क्या हुई है, कमी आई है। वैसे ही इसने क्या किया, जो वो है राजनीतिक प्रभाव कैसे पड़ा है वैश्वीकरण का, कि क्या हुआ है ना कि इसके कारण जो लोग लोकतंत्र को नहीं मानते थे या जो मानवाधिकार के उसके खिलाफ रहते थे कि हाँ ये, या वुमेन्स जो महिलाएं हैं उनका सम्मान नहीं करते थे, इन सब क्षेत्रों में इसलिए इसके बहुत ज़्यादा बदलाव देखे गए हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं व बहुराष्ट्रीय कंपनी के हस्तक्षेप में से राज्य क्या हुए, कमजोर हुए, क्योंकि इनका हस्तक्षेप, जैसे मैंने आपको बताया था ना भी, कि अगर पॉजिटिव पॉइंट्स में लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि राज्यों की शक्ति में कोई कमी नहीं आई है, परंतु अगर नेगेटिव पॉइंट्स में लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हैं कि राज्यों की शक्ति में कमी आई है, क्योंकि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, एमएनसीज हैं, तो उन्होंने क्या किया ना कि वो अपना कार्य खुद देखते हैं, मतलब अपनी कंपनियां वो खुद कार्यभार उठाते हैं। वैश्वीकरण के कारण ना राष्ट्रीय शक्तियां राज्यों के हाथों से निकल कर है ना जो बहुराष्ट्रीय कंपनी को हाथों में चली गई है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, अब जो बाहर से कंपनियां आ रही हैं वे क्या कर रही हैं, उत्पादन आदि चीज़ें हस्तक्षेप करती हैं, मतलब कि उत्पादन जो करती हैं उनमें अपना इन्वायरमेंट दिखाती हैं, जो भारी कंपनी होती हैं कि हाँ इतना उत्पादन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वो राज्य की शक्तियों में कमी तो ला रही ना, इसलिए कहा गया है। जिस कारण जो इस कारण है ना लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी पर निर्भर होती हैं, और इन्हीं कारणों से राज्यों की शक्तियों में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, तो यही पॉइंट इसी के अंदर मैंने ये आपको एक्सप्लेन करा है कि ये कैसे कहा गया है कि राज्यों की शक्ति में कमी आई है, क्योंकि जो राज्य वो हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो क्या करती है, उत्पादन के क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप दिखाती हैं, अपने इन्वॉल्वमेंट दिखाती हैं, अपना उसके ना इंटरफेयर करती है सरकार के मामलों में, इसलिए कहा गया है कि राज्यों की शक्ति में कमी आई है। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण का ये भी प्रभाव पड़ा है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने में मदद मिली है, कि जो महिलाएं हैं वो राजनीतिक उसमें भागीदारी ले रही हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि अब राष्ट्रपति जो हमारी हैं वो कौन है, वुमेन ही है, हमारी द्रौपदी मुर्मू। तो ये इस टाइप से देखा गया कि महिलाओं की जो भागीदारी है राजनीतिक क्षेत्र में वो वैश्वीकरण के कारण और ज़्यादा पॉसिबल हो पाई है, क्योंकि एक तो बाहर की कंट्रीज़ में आप देखेंगे तो महिलाएं और जो पुरुष होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, परंतु हमारी अगर देखा जाए ना भारत की एक कड़वी सच्चाई है कि अभी भी जो हमारा देश है ना वो कैसा है, वो पितृसत्तात्मक है, मतलब कि जो मेल होते हैं उनके ज़्यादा उसमें रहता है, जो पावरफुल है, डोमिनेंट होते हैं जो मेल होते हैं, अभी भी हमारा जो भारत देश है उसमें। ऐसे ही नेक्स्ट है कि राज्य का दायरा कमजोर हो रहा है, वह जन कल्याण कार्यों में कटौती कर रहा है, जैसे टीएनसी एफडीआई के जरिए यह विदेशी कंपनियों पर क्या हो रहा है, निर्भर होता जा रहा है, और साथ ही साथ उनकी मनमानियों को मानना पड़ रहा है। अगर राज्य ऐसा नहीं करता तो विदेश कंपनियां देश छोड़कर जाने की बात करती, जिससे देश को क्या होती है, हानि होती है, इसलिए वो उनकी कठपुतली, एक तरीके से हाथ की कठपुतली बनता जा रहा है, इसमें एक तरीके से ये बात कही गई है। नेक्स्ट है आपका कि इसमें ये कहा गया है ना कि आधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी की मदद से राज्य अपने नागरिकों को लाभदायक एवं सही सूचना प्रदान करने में सफल हुए हैं। जैसे जैसे आपका आप देख सकते हैं कि राजनीति का एक ये भी राजनीतिक प्रभाव ये भी पड़ा है वैश्वीकरण के कारण, कि जो वो है ना राज्य है ना वो अपने नागरिकों को सही सूचनाएं प्रदान कराने में एक तरीके से बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, सफल हुए हैं इस काम में, क्योंकि जो प्रौद्योगिकी है वो भी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है। तो एक तरीके से वैश्वीकरण के कारण खुलापन आया तो उसके कारण क्या हो रहा है, लोगों की सोच विचार में भी बदलाव आ रहे हैं। ऐसे ही जो लोकतंत्र है उसको भी मजबूती मिल रही है, किसके कारण लोकतंत्र को मजबूती मिल रही है, वैश्वीकरण के कारण, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, वैश्वीकरण के कारण लोगों में आपसी एकता में भी बढ़ावा हो रहा है, और एक वैश्वीकरण ने एक देश को दूसरे देश के साथ क्या कर रखा है, जोड़ रखा है, इस कारण से लोकतंत्र भी क्या हो रहा है, बढ़ावा मिलता है। ऐसे ही आप नेक्स्ट पॉइंट एक और ये लिख सकते हैं कि नागरिकता में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। नागरिकता में बदलाव कैसे, वैश्वीकरण के कारण ना लोगों को इधर उधर जाने की सुविधा प्राप्त हो गई है। अब जब लोग इधर से उधर जाएंगे, इधर उधर जाएंगे तो वो उधर बस भी सकते हैं, जो लोगों का नेचर अलग अलग होता है, जिस लोगों को जो देश अच्छा लगेगा वो वहाँ पे जाके बस भी सकता है, और वहाँ का वो क्या कर लेगा, नागरिकता प्राप्त कर लेगा। तो इस कारण से ना अगर इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में देखे जाए तभी भी ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स में देखा जाए तभी भी ठीक है, कि क्या हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, नागरिकता में बदलाव भी ला रहा है, किसके कारण, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव में हम लिखेंगे। ठीक है,
इससे क्या हो रहा है कि नागरिकता में भी चेंजेस आ रहे हैं। आप नागरिकता का मतलब समझते होंगे, जैसे हमें भारत की नागरिकता प्राप्त है। अगर मान लीजिए कि मेरे को आज मैं यहाँ पे रह रही हूँ, बट मुझे कल परसों मैं कहीं जाती हूँ, मुझे वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहने का तरीका या कुछ भी मुझे पसंद आ जाता है। अब मैं वहाँ पर रहना पसंद करती हूँ, मुझे पसंद है कि हाँ मैं उस देश की नागरिक कहलाऊँ, तो मैं वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लूँगी। और जब मैं वहाँ की नागरिकता वो ग्रहण कर लूँगी, तो मैं वहाँ की नागरिक हो जाऊँगी। तो इससे क्या हो रहा है, नागरिकता में बदलाव आ रहा है, जिस कारण वह एक, अब जैसे वैश्वीकरण है, तो वैश्वीकरण ने इसको कैसे पॉसिबल बनाया है, क्योंकि वह एक देश से जाकर अपने जो बुद्धि है, विचार है या जो भी कौशल है, उसका क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान करते हैं और उसी देश में रहने लगते हैं, जिस कारण से क्या होता है, उन्हें वहाँ की नागरिकता क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो यही है, क्योंकि कई देश जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, टर्की है, इनमें कैसी कैसी नागरिकता चलती है, दो ही नागरिकता चलती है, कि ये दो देशों की नागरिकता क्या कर पाते हैं, ले पाते हैं। कई कई देशों में तो ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आप किसी मतलब अमेरिका में रहते हैं, ठीक है, नहीं अमेरिका का एग्जांपल नहीं देती मैं आपको, अपने भारत का ही एग्जांपल देती हूँ। भारत में तो वैसे एकल नागरिकता ही है कि हाँ आपको एक ही नागरिकता प्राप्त होगी, आप सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाएंगे, भारतीय नागरिक कहलाएंगे। परंतु कई देशों में ऐसा होता है कि मान लीजिए हमारा भारत है, अब भारत के अंदर 28 आपके क्या हैं, स्टेट्स हैं। अब 28 स्टेट्स में मान लो मैं दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है, दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में अब मुझे ये नहीं है कि अलग से एक दिल्ली की नागरिकता प्राप्त है और एक मुझे उसकी नागरिकता प्राप्त है भारत की, ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ भारत की नागरिकता प्राप्त है, हम सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाएंगे, भारतीय ही कहलाएंगे। तो यही चीज़ होती है कि इसके में जो राजनीतिक प्रभाव में आप ये भी देख सकते हैं कि इससे क्या हो रहा है, लोकतंत्र में बढ़ावा मिल रहा है, नागरिकता में बदलाव आ रहा है, राज्यों की शक्तियों में कमी आ रही है, राज्यों की शक्तियों में वृद्धि हो रही है। तो यही इसमें बातें लिखी गई हैं। अब हम इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव मैंने लिख रखे हैं, तो हम उसको भी एक एक करके देख लेते हैं। तो इसका सकारात्मक प्रभाव ये है कि वैश्वीकरण के समर्थकों का मानना है कि वैश्वीकरण के कारण राष्ट्र पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हुए हैं। उनका मानना है, जो वैश्वीकरण के समर्थक हैं, इसमें जो वैश्वीकरण को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वैश्वीकरण अच्छा है अच्छा ऐसा कहते हैं, उनका कहना है कि जो राष्ट्र हैं उनकी जो शक्तियाँ हैं वो बढ़ी हैं। अब वो कैसे बढ़ी, उन्होंने क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना दिया है, उन्होंने कहा है कि तकनीकी के विकास एवं सूचना तथा विचारों की तीव्र गतिशीलता ने राष्ट्रों की क्षमता में क्या कर दिया, बढ़ोतरी कर दी है। इट मीन जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है वैश्वीकरण के कारण, या जो लोगों की जो सोच विचार का आदान प्रदान हुआ है, जो प्रभाव हुआ है पूंजी का या फिर विचारों का या सोच का, तो उसके कारण क्या हुआ है, उनके राष्ट्रों की जो क्षमता है वो बढ़ गई है और वह अपने जरूरी कामों, उदाहरण के लिए जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना या फिर बाहरी आक्रमणों से राष्ट्रों की सुरक्षा करना, इस काम को अच्छे से देख पा रहे हैं। उनका ये कहना है, जो वो है वैश्वीकरण के समर्थक। इस कारण से वो कह रहे हैं कि जो वैश्वीकरण है उसके कारण क्या हुआ है, राष्ट्रों की शक्तियों में वृद्धि हुई है, ना कि कमी। क्या बोला है, वृद्धि हुई है, किस कारण से, तकनीकी बढ़ाव, वो तकनीकी बढ़ी है, तो तकनीकों के बढ़ने से वो अपने स्वास्थ्य मतलब जो एक तरीके कानून व्यवस्था सही से बना पा रहे हैं, बाहरी आक्रमण से रक्षा कर पा रहे हैं अच्छे से। और या इसलिए इसको कहा गया है कि ऐसा ये अच्छा कर रहा है, राष्ट्रों की शक्तियों में ये बढ़ोतरी कर रहा है। आज उत्पादन वैश्विक स्तर पर किया जा रहा है, विश्व के तमाम राष्ट्र परस्पर निर्भर हैं। ऐसे में कोई भी राष्ट्र अपना आर्थिक नुकसान करके युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। तमाम राष्ट्र अपने कूटनीतिक संबंधों द्वारा अपने आपसी विवादों को हल करना चाहते हैं। आप देखते होंगे कि हमारा भारत भी कभी भी मतलब विश्व में लड़ाई के उसमें समर्थक में नहीं रहता। जब शीत युद्ध चल रहा था उस टाइम पे भी भारत किस में था, किसी भी उसमें नहीं था, ना तो वो यूएसएसआर में था, ना तो वो अमेरिका में था। वो कहाँ पर था, वो गुटनिरपेक्षता की उसने नीति अपनाई थी, ना तो मैं उसका सपोर्ट करूंगा ना मैं उसका सपोर्ट करूंगा, और करूंगा तो दोनों का सपोर्ट करूंगा। इस टाइप से आप मान सकते हैं, अगर जिसको नहीं पता कि शीत युद्ध की लड़ाई कैसे हुई थी, शीत विश्व युद्ध कैसे चला था, मैंने आपको थोड़ी सी ऊपरी नॉलेज दे दी कि हाँ ये यूएसएसआर और किसके किसके बीच में हुआ था, अमेरिका के बीच में हुआ था, ठीक है। यूएसएसआर को आप इस टाइम पे हम क्या कहते हैं, रूस कहते हैं, रशिया। तो यही है कि आपसी कोई भी क्या नहीं करना चाहता, विवादों को हल इजीली करना लेना चाहता है, ना कि लड़ाई झगड़े से वो दूर रहना चाहता है। साथ ही साथ इस आर्थिक जुड़ाव के कारण वैश्विक समस्याएं, जब आर्थिक जुड़ाव हो गया है वैश्वीकरण के कारण, एक अच्छी बात ये भी हुई है क्योंकि एक देश दूसरे देश के साथ क्या हो गया, उसका मेल मिलाप हो गया दूसरे देश के साथ, तो वो क्या करेगा, कम से कम लड़ाई करेगा। अब मान लीजिए कि आपके आस पड़ोस में आप जिस मोहल्ले गली में रहते हैं, आपने वहाँ पे सबसे अच्छे संबंध बना रखे हैं, तो जब अच्छे संबंध आप बना के रखेंगे तो आप क्या उनसे लड़ने जाएंगे, नहीं लड़ने जाएंगे। बहुत कम हद तक ऐसा होगा कि हाँ आप, बहुत ऐसी बातें हो जाएंगी जब जाके लड़ाई होगी पॉसिबल, अदरवाइज आप ना तो किसी से लड़ना पसंद करेंगे ना ही लड़ाई हो पाएगी, क्योंकि आपसे क्या है, उसके अच्छे संबंध हैं। तो यही है कि इसकी एक समस्या ये भी खत्म हो गई, क्योंकि लोग क्या है, आर्थिक जुड़ाव वो होते हैं, जैसे आतंकवाद और
अभी देखें तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए साझा कार्रवाई को प्रोत्साहित किया जाता है, या आतंकवाद हो गया, या फिर जो कोरोना के टाइम पे सभी देश मिलकर वो कर रहे थे। मान लीजिए किसी की देश में भी वो बनी है, कोरोना की वैक्सीन बनी है, तो वो बाकी देशों को भी प्रोवाइड करवाएगा। जैसे भारत में कोई वैक्सीन बन गई तो भारत ने बाकी देशों को भी प्रोवाइड करवाई। तो इस टाइप से क्या हो रहा है, आपसी सहयोग की भावना को देखा गया है। इसलिए सकारात्मक प्रभाव ये थे वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव में। अब वैश्वीकरण की राजनीतिक प्रभाव में हम नकारात्मक प्रभाव देखते हैं कि वैश्वीकरण के आलोचकों का मानना है, मतलब जो वैश्वीकरण के नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हैं कि वैश्वीकरण अच्छा नहीं है, वैश्वीकरण को अच्छा नहीं मानते, तो उनका मानना है ना कि इसके कारण राष्ट्रों के कार्यों की करने की क्षमता में क्या ये कमी आई है पहले। और वहीं दूसरी ओर जो थे ना वैश्वीकरण के जो उनके सपोर्टिव में थे, वैश्वीकरण अच्छा है, उन्होंने कहा है कि वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, राज्यों की शक्तियों में वृद्धि हुई है। अब वो कैसे, उन्होंने कहा है कि जो तकनीकी का आविष्कार या जो विचारों का आदान प्रदान के कारण क्या हुआ है, जो राज्य है वो अपने निर्णय अच्छे से बना पा रहा है, कानून व्यवस्था अच्छे से चला पा रहा है, बाहरी आक्रमणों का वो कर पा रहा है, रोक पा रहा है। परंतु जो आलोचक है उनका कहना है कि राष्ट्रों की शक्ति में कमी आई है। अब वो कैसे, किस बेस पे कह रहे हैं, उनका कहना है ना कि अब विभिन्न राष्ट्रों की संप्रभुता यानी निर्णय करने की शक्ति कमजोर हुई है। पूरे विश्व में कल्याणकारी राष्ट्र की जन कल्याण नीतियां प्रभावित हुई हैं। इट मीन्स कि इससे क्या हुआ है ना वैश्वीकरण के कारण, कि जो राज्य है वो अपनी संप्रभुता को खोता जा रहा है, वो कमजोर होता जा रहा है, उनकी जो शक्तियां, निर्णय लेने की शक्तियां हैं, वो कोई और ले रहा है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि उत्पादन करने से संबंधित जो भी निर्णय है, जो बाहर की कंपनी आती है वो खुद लेती है। तो इसके कारण जो राज्य है वो अपनी निर्णय लेने की शक्ति सही से यूज नहीं कर पा रहा। पूरे विश्व में कल्याणकारी राष्ट्र की जनगणना नीतियां प्रभावित हुई हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। जब अब न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राष्ट्र की धारणा को विस्तार मिल रहा है, आज के समय में राष्ट्र कुछ महत्वपूर्ण कार्यों तक ही अपने को सीमित रख पाया है। कि अगर आज के टाइम में देखा जाए वैश्वीकरण के कारण, तो अपने आप को कुछ लिमिटेड चीज़ों के लिए वो कर पाया है कि हाँ, हमें लड़ाई झगड़े ये सब सॉर्ट आउट करना है, परंतु जो उत्पादन कितना करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका जो निर्णय है वो कौन कर रहा है आजकल, इनके अनुसार देखा जाए तो वो कौन कर रहा है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कर रही हैं इसका निर्णय। जैसे कि इसमें लिख रखा है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के इस दौर में राष्ट्र ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है। इट मीन्स जो इन्होंने क्या किया है कि पूंजीवादी को ज़्यादा समर्थन दिया है। इस टाइम पे जो उदारीकरण की जो एलपीजी की नीति अपनाई थी, मैंने आपको बताया था कि 1991 में जो सरकार थी उसने क्या की थी, आर्थिक नीति कौन सी अपनाई थी, एलपीजी की। लिबरेशन मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, इसको अपनाया था। तो इसके थ्रू क्या हुआ ना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा वो सहयोग मिला है कंपेरिजन टू किसकी, साम्यवादी के। साम्यवादी में था कि जो वो है ना सरकार, वो लोगों की भलाई के बारे में ज़्यादा सोचती थी। मतलब जैसे गवर्नमेंट सेक्टर है, अगर आप गवर्नमेंट में दवाई लेने जाते हो तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, लोगों का भला ज़्यादा देखती है। वो अपने कमाई से उनको मतलब नहीं होता। सरकार कोई भी आपको कोई भी चीज़ सस्ते में प्रोवाइड करवाती है, क्यों करवाती है, क्योंकि सरकार उसमें अपना प्रॉफिट ना देखकर लोगों की, जनता की भलाई देखती है कि हाँ लोगों को क्या हो रहा है, लाभ मिल रहा है। परंतु जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में यही होता है ना कि जो प्राइवेट, मान लो हॉस्पिटल ही हो गए या कोई किराने की दुकान ही हो गई, तो वो अपना लाभ पहले देखते हैं। वो प्रायोरिटी किसको देती है, प्रॉफिट को देती है। परंतु जो हमारी अर्थव्यवस्था वो कैसी है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारे देश में दोनों तरीके की सरकारें हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है और साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी है। परंतु जो अमेरिका है ना, अमेरिका जैसे देशों में ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण दिया जाता है। तो यही कहा गया है ना कि जो वैश्वीकरण के जो विचारक है ना, वो जो हैं उनके अनुसार है ना, ये कहा गया है ना कि इसने क्या किया है ना कि हमारे जो वैश्वीकरण के कारण जो राज्यों की शक्तियों में कमी आ गई है, क्योंकि जो लोग हैं उनको उसने क्या किया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अपनाया है, जिसमें उनको हस्तक्षेप की नीति अपनानी पड़ती है। तो यही बात है, जिसके कारण क्या हो रहा है, गरीब और कमजोर वर्ग के लिए किए जाने वाले सुधार कार्य प्रभावित हुए हैं। जो क्योंकि अब मान लीजिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रहेगी तो प्राइवेट सेक्टर क्या सोचता है, ओनली ऑन अपने उसके बारे में सोचता है, लाभ के बारे में देखता है, प्रॉफिट के बारे में सोचता है। वो लोगों की भलाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाए तो लोगों की भलाई हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो इसलिए कहा गया ना, इसके कारण क्या हो रहा है ना कि गरीब और कमजोर वर्ग के लिए किए जाने जो सुधार है ना, वो बिल्कुल क्या हो रहे हैं, प्रभावित हुए हैं। आज के दौर में लगभग सभी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को अपनी इच्छा अनुसार तय नहीं कर पा रहा है, जिसके प्रमुख कारण इन राष्ट्रों की घटती शक्तियों को माना जा रहा है। इट मीन्स कोई भी जो राष्ट्र है वो अपनी विदेश नीति, जो फॉरेन चलते नीति,
उनका सही से मतलब यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, वो अपने अकॉर्डिंगली नहीं बना पा रहा है। वो किस कारण से? वैश्वीकरण के कारण, क्योंकि उनका जो उनकी विचारों पर प्रभाव किसका पड़ जा रहा है? बाकी अदर कंट्रीज का आ जा रहा है, जिस कारण से राज्यों की जो शक्तियां हैं वो क्या हो रही है? कम हो रही हैं। इसलिए इसने कहा है कि जिसका प्रमुख कारण क्या है? इन राष्ट्रों की शक्ति का कम माना जाना है। मतलब वही है कि इसका प्रमुख कारण इन राष्ट्रों की घटती शक्ति को माना जा रहा है। पूरे विश्व में विकसित राष्ट्रों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने पैर पसार चुकी हैं, और यह तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील राष्ट्रों में सरकारों को प्रभावित कर राष्ट्र की नीति को अपने फायदे के लिए परिवर्तित कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित होती हैं, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं, वो ये नहीं देखती कि जनता की भलाई हो रही है या नहीं हो रही है। उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ इसको किससे मतलब होता है? प्रॉफिट से मतलब होता है। जो सरकार है वो हम लोगों के बारे में सोचते हैं कि हाँ, लोगों को फायदा होना चाहिए, लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यही बात कही गई है इसके अंदर। जिस कारणवश सरकारों की स्वयं निर्णय लेने की जो क्षमता है वो क्या हो रही है? प्रभावित हो रही है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा अंडरस्टैंड हो चुका होगा। जो हमने 4 आयाम पढ़े, मैं आपको एक 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 वो कर देती हूँ। आर्थिक आयाम, ठीक है, फिर आपने दूसरा पढ़ा था तकनीकी आयाम, नेक्स्ट आपने थर्ड पॉइंट पढ़ा था आपने अपना सांस्कृतिक आयाम, और फोर्थ आपका था कौन सा? राजनीतिक आयाम। अब इसके बाद में आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब आपको कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछना। ये मैंने इसके अंदर आपको, चाहे आर्थिक आयाम हो उसमें मैंने आपको सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट करवा दिए, ठीक है। ऐसे आपकी जो वो थे राजनीति सांस्कृतिक आयाम, उसमें भी मैंने आपको सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट्स बता दिए थे। तो आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब मैं इसका एक कंक्लूजन आपको दे देती हूँ। संक्षेप में उपरोक्त विवरण में हमने जाना कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके 4 आयाम हैं: राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकी। इन चारों आयामों के जहाँ कुछ सकारात्मक प्रभाव हैं एवं परिणाम हैं, वहीं इनके कुछ नकारात्मक प्रभाव एवं परिणाम भी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते ही हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण पर उपरोक्त चर्चा से हमें ज्ञात होता है कि वैश्वीकरण का मानव जीवन के लिए समस्त क्षेत्रों में व्यापक बदलाव आया है। वैश्वीकरण के कारण हमारी जो रहने का जो वो स्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या हुआ है? उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। यही बात इसमें कही गई है। एक तरफ शासन व्यवस्था, दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में हुई क्रांतिकारी परिवर्तनों ने मानव जीवन को सरल एवं सुविधा युक्त बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ गरीब राष्ट्र एवं खासकर कि विभिन्न राष्ट्रों के कमजोर तबकों पर भयानक नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। उनके रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु गुणवत्ता में आई गिरावट देखने को मिलती है। तो यही बात कही गई है कि जो वैश्वीकरण है इसका हमारी जीवन शैली पे कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। हमारी आज की कोई भी, अगर आप देख रहे हैं तो आपकी जो जीवन शैली है वो कहीं ना कहीं से वैश्वीकरण से चारों तरफ से घिरी हुई है। ठीक है, तो यही बात इसके अंदर कही गई थी। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। जो मैंने आपको आज की जो ये पार्ट 2 था, इसमें ये थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो गई है, बट हाँ, ये आपके बेनिफिट के लिए की गई थी। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो उसके बाद आपको कितने भी पॉइंट्स लिखने को कह दिए जाए ना, आप इजीली लिख सकते हैं। आप आपने एक काम करना, आप अपनी कॉपी बंद करके इस वीडियो को आपने देख लिया, अब माइंड में ना आप इनके चारों आयामों के लाभ, हानि, प्रॉफिट, ये वैश्वीकरण के क्या अर्थ है, ये माइंड में एक बार रिकैप करने के और शॉर्ट पॉइंट्स में इनको लिखने की अपनी कोशिश करिए। आपको वैसे ही आपका दिमाग बिल्कुल मतलब ये हो जाएगा कि हाँ, आपका फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो चुका है, आपको कहीं से भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है कि हाँ, वर्ड्स मैंने कहीं मतलब वीडियो में कुछ वर्ड्स मान लो कुछ रह गए हों, कुछ टर्म्स ऐसी रह गई हो जो आपको नहीं समझ में आए हो, मुझे लगता हो कि हाँ आपको आती हो, तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय। और मैं फिर आपको कह देती हूँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।